हाय गाइस। इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर गिव द फॉलोइंग डेटा। तो पहले केस में जो डेटा दिया है, सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट दिया है एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज और जो नो लोड करंट है वो 2 एम्पियर है और जो पावर फैक्टर दिया है एट नो लोड कंडीशन में वो 0.2 लैगिंग है। अब केस 2 में क्या कहा था कि इफ ओपन सर्किट टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन 230 वोल्ट 45 हर्ट्ज देन नो लोड करंट विल बी, वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा ये पूछ रहा है। और पावर फैक्टर 0.2 से ज्यादा होगा या 0.2 से कम होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो ओपन सर्किट कंडीशन में, ओपन सर्किट टेस्ट कंडीशन में जो सर्किट डायग्राम होता है ट्रांसफार्मर का नो लोड कंडीशन में वो ऐसा होता है कि ये आरसी और ये जे एक्सएम, आरसी और ये होता है आपका जे एक्सएम और यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज होती है वीएस। आपकी नो लोड करंट सपोज आई नॉट होती है और कोर में जो करंट हो आईसी, मैग्नेटाइजिंग करंट ये आईएम। तो अगर इस सर्किट से आप देखिए तो आईसी के पैरेलल में ये वोल्टेज वीएस है और सेम पैरेलल में वोल्टेज जे एक्सएम के क्रॉस भी है। तो हम लिख सकते हैं आईसी इक्वल टू वीएस बाई आरसी, ठीक है। और IM को क्या लिख सकते हैं हम, VS बाई जे एक्सएम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए तो केस वन में, इस क्वेश्चन में देखिए तो केस वन में जो सप्लाई वोल्टेज है वो 230 वोल्ट है। सपोज करिए फ्रीक्वेंसी F1 में मान रहा हूँ केस वन का, वो 50 हर्ट्ज दिया है और जो नो लोड करंट है सपोज I01 की वैल्यू 2 एम्पियर दी है और जो नो लोड पावर फैक्टर दिया है केस वन में 501 में मान रहा हूँ इसको 0.2 लैगिंग दिया है। अब देखिए केस टू में सप्लाई वोल्टेज स्टिल 230 है, दैट मीन्स कि सप्लाई वोल्टेज आपकी क्या है, कांस्टेंट है, वो नहीं चेंज कर रहा, बट फ्रीक्वेंसी घटा दिया 45 हर्ट्ज कर दिया। तो हमसे पूछ रहा है कि ये I02 की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी, और जो नो लोड पावर फैक्टर होगा केस टू में, ठीक है, वो 0.2 से ज्यादा होगा कि 0.2 से कम होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज VS है दोनों केस में, दोनों केस में देखिए तो सप्लाई वोल्टेज 230 ही है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो सप्लाई वोल्टेज है वो हमेशा दोनों केस में क्या है, कांस्टेंट है, दोनों केस में कांस्टेंट है। अगर मैं ये कहूँ कि ये केस वन में IC1 की वैल्यू, केस वन में जो कोर लॉस करंट है वो 230 बाई RC होगा, और देखिए सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट हो तो यही तो IC2 भी होगा केस टू में भी, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज स्टिल सेम है। तो इसका मतलब जो कोर लॉस करंट होगा उस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहेगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। बट मैग्नेटाइजिंग करंट देखिए तो अब जो ये एक्सएम होता है, एक्सएम को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई F इंटू LM, मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस। तो केस वन में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और केस टू में 45 है। इसका मतलब जब फ्रीक्वेंसी घटेगी तो एक्सएम क्या होगा, घटेगा। तो देखिए अगर कहें कि केस वन में जो IM1 करंट है और केस टू में IM2 इक्वल टू 230 बाई JXM2 हुआ, तो जब ये फ्रीक्वेंसी कम होगा तो IM2 की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। दैट मीन्स कि केस टू में, दैट मीन्स जो आपका केस टू में यहाँ से देखे तो IM2 की वैल्यू ग्रेटर देन होगी IM1 से। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ेगी और कोर लॉस करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा, कोर लॉस करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। अब हम देखिए इसको फेजर के थ्रू इजिली बता सकते हैं कि इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फेजर ड्रॉ कर ले रहा हूँ। यहाँ पे तो हमको ये पता है कि ये जो एक्सिस होता है, वी नो दैट कि ये एक्सिस जो होता है ये वाला, ये फ्लक्स होता है और यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज सपोज करिए VS इक्वल टू E1 है और इसी डायरेक्शन में जो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज सपोज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ले ले वो E2 है, ठीक है। तो अगर हम बोले केस वन में अगर मैग्नेटाइजिंग करंट बना है, यहाँ से केस वन में सपोज करिए इतना IM1 था, इतना आपका मैग्नेटाइजिंग करंट IM1 है, ठीक है। और उस समय जो कोर लॉस IC1 करंट है वो इतना है सपोज,
IC1 आपका ये है, ये आपका IC1 है। अगर यहाँ से देखिए तो I0 की वैल्यू होगी IC फेजर सम ऑफ IC प्लस IM, इसका मतलब ICM1 प्लस IM1 आपको क्या देगा, I0 1 देगा। तो ये जो अगर हम इनको दोनों को मिलाएंगे यहाँ से तो हमको क्या मिलेगा, I01 मिलेगा। ये हो गया आपका I01, ये हो गया आपका I01। अब केस टू में देखिए, केस टू में आपका क्या हो रहा है कि करंट IC तो सेम हो रही है, IC2 की वैल्यू IC1 के बराबर ही है, बट मैग्नेटाइजिंग करंट आपकी क्या हो गई, बढ़ गई। मतलब अभी मैग्नेटाइजिंग करंट आपकी क्या होगा, IM2 हो गई, सपोज करिए इतनी बढ़ गई, सपोज करिए ये हो गया आपका आपका IM2। तो अब जो नो लोड करंट सपोज करिए केस टू में कितना हो जाएगा, IC2, सॉरी ये IC2 है प्लस IM2 होगा, ठीक है। तो अब इन IC2 और IM2 को ऐड करेंगे यहाँ से, तो आपका जो रिजल्टेंट I02 आएगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये आपका हो गया I02। तो देखिए पहले केस में जो नो लोड पावर फैक्टर है, यहाँ से देखिए तो ये 501 है, और दूसरे केस में जो नो लोड पावर फैक्टर है यहाँ से देखिए तो ये 502 है, ठीक है। तो इसका मतलब जो नो लोड पावर फैक्टर हुआ दूसरे केस में जब हमने फ्रीक्वेंसी घटाई, जो पावर फैक्टर एंगल है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू 501। और हमें पता है कि जब एंगल बढ़ता है तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, घटती है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि कॉस phi naught in case 2 will be less than cos phi naught 1 in case 1, और इसकी वैल्यू दी है 0.2 लैख, ठीक है। तो इससे तो ये पता चल गया। और दूसरे केस में आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि दूसरे क्वेश्चन में ये पूछा है कि इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो देखिए केस वन में जो मैग्नीट्यूड है, यहाँ से अगर हम इस पॉइंट ओ से इसका लोकस खींचे तो इसका मैग्नीट्यूड इतना है। और दूसरे केस में देखिए, दूसरे केस में I02 का जो मैग्नीट्यूड है इतना है। तो यहाँ से आपको पता चला कि I02 इज ग्रेटर देन I01। तो नो लोड करंट आपकी क्या हो गई, आई नो लोड करंट बढ़ी और पावर फैक्टर आपका क्या हो गया, घट गया। तो उस हिसाब से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, उस हिसाब से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो आपका नो लोड करंट बढ़ा तो ये तो यहाँ पे डिक्रीज है, तो ए ऑप्शन गया, बी ऑप्शन भी गया। अब देखिए सी ऑप्शन में इंक्रीज है, नो लोड करंट इंक्रीज, तो या तो सी होगा या तो डी होगा। अब पावर फैक्टर में देखिए तो डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे पावर फैक्टर इस वाले ऑप्शन में डिक्रीज होगा, इसमें इंक्रीज दिया है तो सी ऑप्शन भी गया। इसका मतलब आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये डीसी मशीन का क्वेश्चन है, डीसी मशीन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए फोर पोल लैब कनेक्टेड डीसी जनरेटर हैज डेवलप्ड पावर P वाट एंड ब्रश वोल्टेज इज E वोल्ट, ठीक है। फोर पोल लैप वाउंड है। अब फिर क्वेश्चन में आगे क्या कर रहा है कि वन ब्रश ऑफ द मशीन इज रिमूव्ड एज इट वर्न आउट। किसी वजह से आ, जो एक ब्रश है उसको रिमूव कर दिया गया। इफ द मशीन ऑपरेट विद द रिमेनिंग ब्रशेस, मतलब जो भी ब्रशेस है उस पर ऑपरेट करे, तो कहता है कि डेवलप्ड वोल्टेज और डेवलप्ड पावर दैट कैन बी ऑपरेट फ्रॉम द मशीन्स आर कितनी होगी। तो कितना डेवलप्ड वोल्टेज होगा और कितना डेवलप्ड पावर होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए ये 4 पोल की डीसी जनरेटर है, ठीक है। ये ये आपकी 4 पोल की 4 पोल लैप वाउंड जनरेटर है, वाउंड जनरेटर है। तो जब लैप वाउंड होता है तो इस समय नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होते हैं नंबर ऑफ पोल के बराबर होंगे, तो दैट मीन्स इसमें 4 पैरेलल पाथ होंगे। और जितने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे उतने ही ब्रश होती हैं। तो इसका मतलब यहाँ से आपको ये भी पता चला कि जो नंबर ऑफ ब्रशेस होती हैं वो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के बराबर होती हैं, दैट इज 4। इससे ये पता चल गया कि कितनी ब्रशेस लगेंगी, 4, ठीक है। अब देखिए 4 पैरेलल पाथ हैं, दैट मीन्स कि 4 कॉइल होंगी, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ,
देखिए, तो इसका मतलब यहाँ पे आपकी 4 कॉइल होंगी, 1, 2, 3, 4 और कितने ब्रश लगे हैं? 4 ब्रशेस लगे हैं, ठीक है? तो 4 ब्रश से इनको कनेक्ट करेंगे। तो एक ब्रश आपका यहाँ पे कनेक्ट होगा, एक ब्रश यहाँ पे और एक ब्रश यहाँ पे और एक ब्रश यहाँ पे आपका कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो सपोज करिए ये पॉजिटिव वाला ब्रश है, पॉजिटिव टर्मिनल का आर्मेचर टर्मिनल पे जो ब्रश है और ये नेगेटिव टर्मिनल का है। सपोज करिए ये जो ब्रश है ये B1 में मान रहा हूँ, B1, ये B2 और ये B3 और ये आपका B4 नंबर का ब्रश है, B4 नंबर वाला ब्रश है, ठीक है? B4 नंबर वाला ब्रश है। तो यहाँ से देखिए, तो ये नेगेटिव वाले पॉइंट को नेगेटिव से कनेक्ट किया और पॉजिटिव वाला पॉइंट को पॉजिटिव से कनेक्ट किया। तो यहाँ से देखिए, तो जो ये कॉइल्स हैं इनके क्रॉस तो वोल्टेज हमेशा क्या होगा? ये ही रहेगा, ठीक है? और ईच पैरेलल पाथ, सपोज 4 पैरेलल पाथ हैं तो कितने कंडक्टर्स होते हैं? जेड बाई ए कंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन ईच पैरेलल पाथ, ठीक है? तो इस तरह से सपोज करिए कि यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज आएगी वो ये आएगी और जो टोटल आर्मेचर करंट होगी, सपोज ये जनरेटर है, जनरेटर का सिंबल क्या होगा कि यहाँ पे एक इसका आर्मेचर वोल्टेज ये डेवलप होगा और ये सप्लाई करेगा करंट आईए को। तो उसी का ये स्कीमेटिक डायग्राम है 4 पैरेलल पाथ के लिए। तो ये करंट आईए है, तो सेम करंट इंटर होगी इधर आईए, ठीक है? सेम करंट आईए इंटर होगी। तो यहाँ से देखिए, जब ये करंट इंटर होगी तो यहाँ पे करंट कितनी जाएगी? आईए बाई 2 जाएगी और इसमें कितनी जाएगी? आईए बाई 2। अब देखिए ये जो चारों कॉइल है वो आइडेंटिकल कॉइल होगी, ऑब्वियस है, ठीक है? तो इसमें जो करंट जाएगी कॉइल्स में, तो इसमें करंट कितनी जाएगी? आईए बाई 4 और इसमें भी करंट जाएगी आईए बाई 4। सिमिलरली यहाँ पे भी करंट आईए बाई 4 और इसमें भी करंट क्या जाएगी? आईए बाई 4 जाएगी। तो इस हिसाब से देखिए, तो जो डेवलप्ड पावर होगा इस केस में पीए बराबर ईए इंटू आईए होगा और जो आउटपुट वोल्टेज कॉइल के क्रॉस हमेशा क्या होगा? ईए ही रहेगा। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक ब्रश जो है, क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, तो वन ऑफ द ब्रश इज रिमूव्ड। अब एक ब्रश को रिमूव किया गया। मैं इसको एक दूसरे वे में दिखाना चाहूंगा। इसका इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको एक ब्रिज फॉर्म में बना लेता हूँ, सो दैट समझने में ज्यादा इजी जाएगा। पहले इसको मैं ब्रिज फॉर्म में बना ले रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ पे सपोज ये ब्रशेस लगी हैं, अभी ये ब्रशेस ऐसे यहाँ पे लगी हैं, 4 ब्रश हैं, ठीक है? और सपोज ये B1, ये B2, ये आपका B3 और ये है आपका B4 ब्रशेस हैं और इनके बीच में जो कॉइल्स हैं ये ऐसे कनेक्टेड है, ये कॉइल, ठीक है? ये कॉइल ऐसे कनेक्टेड है, ठीक? ये कॉइल ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है? अब देखिए ये B1 वाला प्लस है और B3 वाला प्लस है और B4 और B2 माइनस है। तो प्लस को प्लस से कनेक्ट करेंगे, प्लस को प्लस से कनेक्ट करेंगे। तो देखिए प्लस वाला यहाँ से हमने निकाला, ये एक साथ है और सपोज करिए इसका जो टर्मिनल है मैंने यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है? और उसी तरह से माइनस वाले को माइनस से कनेक्ट करेंगे, माइनस वाले को माइनस से कनेक्ट करेंगे। तो माइनस को यहाँ से हमने ये माइनस को हमने माइनस से कनेक्ट कर दिया और यहाँ से इसका टर्मिनल ऐसे निकाल लिया, ठीक है? यहाँ से इसका टर्मिनल निकाल लिया, ठीक? अब देखिए यहाँ से हमको पता है कि ये सेम डायग्राम है, ये ईए है और यहाँ पे करंट आईए जा रही है, ठीक है? और यहाँ से करंट जो इंटर कर रही है वो आईए जा रही है। तो यहाँ से आईए है, तो यहाँ पे जो करंट इंटर होगी, यहाँ पे आईए बाई 2 और यहाँ पे भी आईए बाई 2 इंटर होगी। तो उस हिसाब से जो इसमें करंट फ्लो होगी वो होगी आईए बाई 4 और इसमें भी आईए बाई 4।
जनरेटर है तो -2 प्लस ही तो करंट फ्लो होगा, -2 प्लस ही करंट होगा। अब ये IA/4 इसमें जाएगी, 2 पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, IA/4 होगा। ये था। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक ब्रश रिमूव कर दिया। तो अब मैंने क्या किया, इसमें से एक ब्रश को मैंने रिमूव किया। सपोज करिए मैंने B2 वाला ब्रश, ये वाला ब्रश मैंने रिमूव कर देना है। सपोज मैंने ये ब्रश रिमूव कर दिया, तो उसको मैं अलग से बना दे रहा हूँ, तो कि ताकि आपको समझने में काफी इजी जाएगा। ठीक है, उसको मैं अलग से यहाँ पे बना दे रहा हूँ, जो फाइनल केस है। तो अभी हमने क्या किया कि यहाँ पे जो ये कॉइल्स हैं, मैंने कॉइल्स बना ली यहाँ पे। ठीक है, ये कॉइल्स तो ऐसे ही रहेगा। बस आपका ये वाला सपोज करिए B2 वाला ब्रश हमने हटा लिया, B2 वाला ब्रश हमने हटा लिया और बाकी ब्रश कनेक्टेड है, बाकी ब्रशेस कनेक्टेड है। और यहाँ से ये वाला ब्रश हमने हटा लिया, यहाँ से हमने ब्रश हटा लिया। ठीक है, तो ये आपका B1 ब्रश है, और ये आपका B3, और ये आपका B4 है, और ये माइनस टर्मिनल है, ये प्लस, और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, प्लस वाले यहाँ से प्लस से कनेक्टेड है, और ये टर्मिनल है। ठीक है, और दूसरे में देखिए तो ये टर्मिनल रिमूव हो गया है। और देखिए पहले केस में इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो IA/4 है, और इसमें जो करंट है वो IA/4 है। देखिए ब्रश का काम क्या होता है, करंट को कलेक्ट करना। अब यहाँ पे ये ब्रश नहीं है, तो इस कॉइल में करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इस कॉइल में करंट जीरो हो गई, और इस कॉइल में भी करंट क्या हो गई, जीरो हो गई। और यहाँ से नेगेटिव वाला टर्मिनल हम निकाल लेंगे। ठीक है, नेगेटिव वाला टर्मिनल हम निकाल लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए तो ये IA/4 है, और यहाँ से 0 एम्पियर जा रहा है, यहाँ से IA/4 जा रहा है, तो यहाँ पे करंट कितना आएगा, IA/4 आएगा। यहाँ पे जो करंट आएगा आपका IA/4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो करंट आएगा आपका IA/4 होगा। अब देखिए यहाँ से भी 0 एम्पियर जा रही है, और यहाँ से IA/4 आ रहा है, तो यहाँ पे करंट कितना आएगा, IA/4 आएगा। तो यहाँ पे भी IA/4 आया। तो यहाँ पे देखिए जो टोटल करंट आएगी आउटपुट में वो कितनी आ रही है, IA/2 आ रही है। और आर्मेचर पे तो देखिए स्टिल जो यहाँ पे आर्मेचर के क्रॉस वोल्टेज है वो क्या है, सेम ही है, EA ही है। इसका मतलब कॉइल के क्रॉस तो वोल्टेज आपका EA ही रहा, बट आर्मेचर करंट क्या होगा, IA/2 होगी। तो केस 2 में जब हमने ब्रश को रिमूव किया, तो आर्मेचर पावर जो हो गया वो IA/2 हो गया। IA/2 दैट इज IA/2। और ये केस 1 में डेवलप्ड पावर है, दैट इज PA' हो गया। PA' हो गया। PA' हो गया। और जो आर्मेचर के क्रॉस वोल्टेज वो क्या रहेगा, स्टिल सेम रहेगा, EA ही रहेगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखें, उस हिसाब से अगर आप देखें तो आर्मेचर में जो वोल्टेज रहा स्टिल सेम रहा, बट जो आर्मेचर पावर हुआ वो क्या हो गया, आधा हो गया। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन ले लिए, लेकिन इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि अगर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रशेस। और इस पे देखिए गेट पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ESC में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे आपको एक अप्रोच मिल जाएगा। अगर आपको इस इन फ्यूचर अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उसको टैकल कर सकते हैं। देखिए मैंने ये इतना लंबा एक्सप्लेन किया है, बट आपको समझाने के पर्पज से मैंने इतना एक्सप्लेन किया है, बट कि जब आपका एक दो बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो इतना टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि the external load characteristics of a DC generator at rated speed is assumed to be linear is as shown below। तो ये जो इसकी लोड कैरेक्टरिस्टिक है ये लीनियर है, जो कि फिगर 62 में शोन किया गया है। द लोड सर्किट कंप्राइजेस ओनली रेजिस्टेंस। तो जो लोड है वो केवल रेजिस्टेंस का है, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में। व्हेन द लोड करंट इज 50 एम्पियर, जब लोड करंट 50 पे एम्पियर है, देन वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस। इस पॉइंट पे हमसे पूछ रहा है कि लोड रेजिस्टेंस कितना होगा। इस पॉइंट पे हमसे पूछ रहा है कितना लोड रेजिस्टेंस होगा। देखिए क्वेश्चन देखने में लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। देखिए मैं इसका सेपरेट यहाँ पे ये ग्राफ बना ले रहा हूँ। ठीक है, सेपरेट यहाँ पे ये ग्राफ मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ।
ये, ठीक है। अब देखिए इसमें ये इसका जो ग्राफ है ऐसे टिल्ट है, ऐसे टिल्ट है, ठीक है। ये ग्राफ ऐसे टिल्ट है और इस पॉइंट पे जो करंट दी है 100 एम्पियर दी है और इस पॉइंट पे जो करंट दी है 50 एम्पियर दी है। तो ये जो करंट है 50 एम्पियर है और ये 100 एम्पियर है और ये आपका लोड करंट का एक्सिस है और ये वोल्टेज का एक्सिस है। और इस पॉइंट पे जो जब 0 एम्पियर करंट है, जब कोई भी लोड नहीं है, तो उस समय जो वोल्टेज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 100 वोल्ट मिल रहा है। कितना वोल्टेज मिल रहा है, 100 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एट 100 एम्पियर पे जो वोल्टेज मिल रहा है 90 वोल्ट मिल रहा है। तो एट 100 एम्पियर पे जो वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है वो 90 वोल्ट मिल रहा है, 90 वोल्ट। तो हमसे पूछ रहा है कि इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस कितना होगा, इस पॉइंट पे कितना रेजिस्टेंस होगा, आरएल की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस पॉइंट पे अगर हमको ये वोल्टेज पता चल जाए तो हम आरएल को फाइंड आउट कर लेंगे। दैट मीन्स की वी हैव टू फाइंड आउट दिस वोल्टेज। इस पॉइंट पे ये वोल्टेज कितना होगा, तो सपोज कर लेता हूँ कि इस पॉइंट पे ये जो वोल्टेज है वो V है, ठीक है। अब यहाँ से हम जानते हैं कि जो एकांतर कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। अगर मैं इसको θ1 मान लूँ और इसको मैं θ2 मान लूँ तो इसका जो एंगल होगा tan थीटा दोनों बराबर होंगे। दैट मीन्स सिमिलर ट्रायंगल भी आप लगा सकते हैं इस पे। तो tan θ1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, tan θ2 लिख सकते हैं। तो tan θ1 क्या होगा, 100 माइनस 90, 100 माइनस 90 डिवाइडेड बाई ये टोटल 100 माइनस 0, 100 माइनस 0। और tan θ2 क्या होगा, यहाँ से tan θ2 लंब बटे आधार, तो ये 100 माइनस बी, 100 माइनस बी, बेस में कितना हो जाएगा 50 माइनस 0, 50 माइनस 0। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 माइनस 90 करेंगे तो ये 10 बाई 100 आएगा डिवाइड बाई 100 माइनस वी बाई 50, ठीक। 100 माइनस वी बाई 50, तो ये 50 दूना 100 हो गया और ये दो पंचे 10 हो गया। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आएगी, 100 माइनस 5, दैट इज v की वैल्यू आई आपकी 95 वोल्ट। v की वैल्यू आपकी क्या आई, 95 वोल्ट। इसका मतलब ये जो v आया ये कितना वोल्ट है, 95 है। तो यहाँ से RL की वैल्यू क्या आ जाएगी, 95 बाई 50। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कितना इसका वैल्यू आ रहा है। 95 बाई 50 करेंगे तो 50 से कम, 50 हुआ 5, 4, दशमलव बढ़ा के 0 लगाएंगे, 5 9 45, ठीक है। तो ये यहाँ से 1.9 ओम आएगा। तो इस पॉइंट पे जो रेजिस्टेंस आएगा, लोड रेजिस्टेंस, वो कितना आएगा, 9 ओम आएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। यहाँ से देखिए तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, यहाँ से आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि a 4-pole lap wound DC generator has DC machine armature has 54 slots। तो जो पहले तो 4 पोल लैप वाउंड मशीन है, लैप वाउंड DC मशीन है, ठीक है। और इसमें जो स्लॉट्स दिए हैं आर्मेचर के वो कितने हैं, 54 स्लॉट्स हैं, 50 स्लॉट विथ सिंगल टर्न कॉइल, सिंगल सिंगल टर्न कॉइल, सिंगल टर्न कॉइल है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी आर्मेचर कंडक्टर्स आर रिक्वायर्ड इफ इफ देयर आर 2 कॉइल साइड पर स्लॉट। तो देखिए पहले तो कॉइल साइड क्या है, सिंगल टर्न्स क्या है, इसको समझते हैं। देखिए सपोज करिए ये आर्मेचर का स्लॉट है, दो स्लॉट में ले रहा हूँ, ये स्लॉट नंबर 1 है और ये स्लॉट नंबर 2 है। और हमें पता है कि जो कॉइल्स होती है वो हमेशा, अब ये सिंगल टर्न कॉइल है, कॉइल कैसे बनती है, कॉइल आपकी ऐसे होती है, सब ये आपकी सिंगल टर्न कॉइल है, ये आपकी सपोज सिंगल टर्न कॉइल है। तो आपका कॉइल ऐसा कुछ बनता है कि मतलब इसको हमने स्लॉट 1 में रखा और ये स्लॉट 2 में गया और ये सिंगल टर्न है, ठीक है। तो इसके ये दो टर्मिनल हो गए तो यहाँ से करंट सपोज जा रही है तो यही सेम करंट यहाँ से रिटर्न आएगी। तो ये एक टर्न है। तो
तो ये जो एक्टिव पार्ट होता है ना, ये कंडक्टर्स कहलाता है या इसके क्वाइल साइड्स हैं। ये क्या है? क्वाइल साइड्स या कंडक्टर्स। ये क्वाइल साइड 2 हो गया और ये क्वाइल साइड 1 हो गया। और ये जो एक्टिव पार्ट इतने होते हैं इसको बोलते हैं कंडक्टर पार्ट, जो जहाँ पे मेन रोल होता है टू डेवलप द आर्मेचर पावर। और ये ओवरहैंग पर्सन होता है, जो कि इसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये कंडक्टर 1 हो गया और ये आपका कंडक्टर 2 हो गया। तो अगर एक टर्न की कॉइल है तो उसमें कितने कंडक्टर आ रहे हैं? 2 कंडक्टर आ रहे हैं। ठीक है, एक टर्न की कॉइल है तो कितने कंडक्टर आ रहे हैं? 2 कंडक्टर। और क्वेश्चन में बोला है कि एक स्लॉट में 2 कॉइल साइड है। देखिए ना, क्वेश्चन में कहता है कि हाउ मेनी आर्मेचर कंडक्टर रिक्वायर इफ देयर आर 2 कॉइल साइड पर स्लॉट। तो कॉइल दो कॉइल साइड्स ऐसे आएंगी पर स्लॉट, दैट मीन्स कि 2 कंडक्टर है, 2 कंडक्टर पर स्लॉट। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि देयर आर देयर आर 2 कंडक्टर पर स्लॉट। और टोटल स्लॉट कितने हैं? टोटल स्लॉट 54 स्लॉट्स हैं। तो टोटल कितने कंडक्टर यूज होंगे? 54 इंटू 2, है ना? 54 इंटू 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 चौको 8, 2 5 10, 108 कंडक्टर्स यूज होंगे। ठीक है, तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा कि हाउ मेनी आर्मेचर कंडक्टर्स, तो कितने आर्मेचर कंडक्टर्स आ रहे हैं? 108। तो उस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि टू लिम्ब 3 फेज डेल्टा स्टार कनेक्शन ट्रांसफार्मर आर सप्लाइड फ्रॉम द सेम सोर्स। तो डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर है, सेम सोर्स से सप्लाई किए जा रहे हैं। जो पहला ट्रांसफार्मर है वो DY1 टाइप है और दूसरा जो है DY11 टाइप का है। तो फेज डिफरेंस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग फेज वोल्टेज कितना होगा? तो देखिए पहले तो DY1 क्या है, DY11 क्या है। तो देखिए ये हमारी क्लॉक है, ये आपकी 12 पोजीशन है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यहाँ पे बना देते हैं, ये 9 है, 10 और ये 11। तो देखिए अगर ये बोले कि ये DY1 है तो ये है HV साइड और ये है LV साइड। तो HV साइड हमेशा प्लेस्ड होता है आपका 90 डिग्री पे। HV साइड आपका ऑलवेज प्लेस्ड होता है आपका 90 डिग्री पे। तो ये आपका हो गया HV साइड, आप DY1। और इसका LV साइड किस पे होगा? 1 पे। LV साइड 1 पे कर लीजिए, ये 1 पे हो गया। तो ये हो गया DY1। तो इससे ये कितना एंगल पे है? ये यहाँ से 30 डिग्री एंगल पे है, ये वाला दूसरा सेकेंडरी का सेकेंडरी का वोल्टेज। तो फिर डिफरेंस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग सेकेंडरी वोल्टेज बताना है। तो ये सेकेंडरी है, DY1 का सेकेंडरी है, सेकेंडरी ऑफ DY1। और DY11 क्या होगा? तो इसका HV जो होगा, इसका HV वो तो इसी पे 12 पे रहेगा, HV तो 12 पे ही रहेगा। ठीक है, बट इसका जो LV होगा वो किस पे आ जाएगा? 11 पे आ जाएगा। इसका LV आपका 11 पे आ गया। तो ये 30 डिग्री लीड है, ये 30 डिग्री लीड है। तो ये आपका सेकेंडरी ऑफ ये आपका है DY1 और ये सेकेंडरी ऑफ DY11। तो दोनों के बीच का जो टोटल फेज डिफरेंस कितना आ रहा है? 60 डिग्री आ रहा है। ठीक है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हेन ए शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर इज परफॉर्म, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर पे परफॉर्म किया गया एट 25 वोल्ट 50 हर्ट्ज। देन उस समय जो करंट सप्लाई से ड्रॉ की गई वो I1 थी, इज एट लैगिंग पावर फैक्टर ऑफ 5 फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ द टेस्ट इज नाउ परफॉर्म्ड एट 25 वोल्ट, इसमें भी वोल्टेज 25 था केस 1 में और केस 2 में भी 25 है, बट फ्रीक्वेंसी पहले में 50 है, अभी कितनी हो गई?
25 हर्ट्ज हो गई एंड दी करंट ड्रॉन इज I2 is at lagging power factor angle phi 2, then I2 ज्यादा होगा I1 से या कम होगा, phi 2 ज्यादा होगा phi 1 से या कम होगा, ये हमको बताना है। तो देखिए जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट का इक्विवेलेंट डायग्राम होता है, रेफर टू HV साइड में बना ले रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसा बनता है, ये R इक्विवेलेंट और ये X इक्विवेलेंट हो गया और ये शॉर्ट सर्किटेड हो गया, और यहाँ पे हम एक वोल्टेज VSC अप्लाई करते हैं और ये सपोज करिए जो वोल्टेज है ये VSC और करंट ISC है। तो अगर मैं केस वन मानूं, केस वन में ये जो डेटा दिया है कि केस वन में जो वोल्टेज लगाया गया 25 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और करंट I1 है और उस समय पावर फैक्टर एंगल phi 1 है, तो मैं कह रहा हूँ कि जो सप्लाई वोल्टेज है ये VS1 बराबर, इसको मैं मान रहा हूँ VS1 और ये IS1 है। तो ये जो इसका टोटल इम्पीडेंस Z इक्विवेलेंट होगा उसको हम लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट स्क्वायर प्लस X इक्विवेलेंट स्क्वायर, और जो X इक्विवेलेंट होगा ये होगा 2 पाई एफ एल इक्विवेलेंट। इसका मतलब जो X इक्विवेलेंट है ये प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ से अगर हम ISC1 लिखें तो हम लिखेंगे VSC1 बाई जेड इक्विवेलेंट 1, ठीक है, इसको जेड इक्विवेलेंट 1 मान लीजिए। तो ये आएगा VSC1 बराबर रूट ओवर R इक्विवेलेंट स्क्वायर प्लस X इक्विवेलेंट 1 का स्क्वायर। और केस 2 में देखिए तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखिए पहले केस में 25 वोल्ट है और केस 2 में भी सप्लाई फ्रीक्वेंसी स्टिल सेम है, बट जो फ्रीक्वेंसी है अभी क्या हो गई, घटा दी गई। तो दूसरे केस में जो आई शॉर्ट सर्किट करंट होगा ये तो VSC1 ही रहा, वोल्टेज तो सेम रहा, दैट इज 25 वोल्ट, बट अभी फ्रीक्वेंसी में R इक्विवेलेंट प्लस X इक्विवेलेंट 2 का स्क्वायर। तो जब फ्रीक्वेंसी घटेगी तो X इक्विवेलेंट 2 क्या होगा, कम होगा। जब फ्रीक्वेंसी घटेगी तो X इक्विवेलेंट 2 कम होगा, तो ओवरऑल Z इक्विवेलेंट आपका क्या होगा, कम होगा। तो ISC आपका क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब ये ISC I2 है और ये ISC1 इस क्वेश्चन में I1 माना है, तो इसका मतलब I2 विल बी ग्रेटर देन I1, इसका मतलब I2 विल बी ग्रेटर देन I1। तो देखिए ये ऑप्शन तो गया, ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, ये नहीं होगा बी ऑप्शन, और डी ऑप्शन भी नहीं होगा, तो या तो सी ऑप्शन होगा अब या तो डी। अब इसको पावर फैक्टर एंगल से निकालना पड़ेगा। तो पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाई जो होता है आर इक्वलेंट बाई जेड इक्वलेंट, दैट इज आर इक्वलेंट बाई रूट ओवर आर इक्वलेंट स्क्वायर प्लस एक्स इक्वलेंट स्क्वायर। तो जब फ्रीक्वेंसी आपकी कम होगी 25 हर्ट्ज, देखिए पहले 50 हर्ट्ज थी और 25 हर्ट्ज कर दी गई, तो जो ये सपोज करिए पावर फैक्टर एंगल cos फाई 2 है, तो cos फाई 2 क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो पावर फैक्टर होगा वो बढ़ेगा, पावर फैक्टर आपका क्या होगा, बढ़ेगा, पावर फैक्टर आपका बढ़ेगा, दैट इज cos फाई 2 विल बी ग्रेटर देन cos फाई 1। तो जब पावर फैक्टर बढ़ता कब है, जब उसका एंगल कम होता है, दैट मीन्स कि फाई 2 विल बी लेस देन फाई 1 होगा। तो करंट आपका बढ़ा, दैट इज I2 इज ग्रेटर देन I1 एंड पावर फैक्टर एंगल विल बी फाई 2 विल बी लेस देन फाई 1। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, उसको देख लेते हैं। तो देखिए I2 इज ग्रेटर देन I1 और फाई 2 इज लेस देन फाई 1, तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन ए आपका ये करेक्ट होगा, ऑप्शन ए आपका इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा कि द डायग्राम गिवन बिलो शोन द कनेक्शन ऑफ ए 4 वायर डेल्टा बैंक ऑफ फॉर ऑब्टेनिंग 3 फेज 4 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, द सेकेंडरी वोल्टेज बिटवीन द टर्मिनल आर इंडिकेटेड। तो ये सेकेंडरी वोल्टेज, ये देखिए डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर है और यहाँ से एक टैपिंग निकाली गई है। तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वोल्टेज बिटवीन टर्मिनल बी एंड डी इन द एबव सिस्टम। तो वोल्टेज बी और डी में, ये बी और डी के बीच में कितना वोल्टेज डेवलप होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि फेज सीक्वेंस क्या है। अगर हमको फेज सीक्वेंस पता चल जाए तो हम इजिली बता सकते हैं कि वी बी डी का वोल्टेज कितना होगा, ठीक है, वी बी डी का।
तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो सेकेंडरी वाला वोल्टेज है, मैं इसको, ये जो सेकेंडरी का कॉइल डायग्राम है, मैं इसको यहाँ पे सेपरेट बना ले रहा हूँ। यहाँ पे इसके डायग्राम को मैं समझाने के पर्पज से यहाँ पे मैं सेपरेटली बना ले रहा हूँ। ये तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट बी है, और यहाँ पे बीच में एक टाइपिंग ली गई है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट डी है। और यहाँ से देखिए, तो यहाँ से एक लाइन है और ये सी वाले से एक लाइन निकली है और एक बी वाले पॉइंट से एक लाइन निकला है, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन निकला है, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ से यहाँ का वोल्टेज 115 है और ये 115 है, 115 है, और टोटल जो वोल्टेज है यहाँ से यहाँ तक का 230 वोल्ट है। सपोज करिए हमको फेज सीक्वेंस बताना है, हमको क्या बताना है, हमको फेज सीक्वेंस पहले फाइंड आउट करना है। सपोज करिए आप यहाँ पे हो, आप इसको देख रहे हो, ठीक है, आप इसको देख रहे हो। अगर मैं इस फेजर को रोटेट कर रहा हूँ तो सबसे पहले इस ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा, पहले सी दिखेगा, फिर ये 120 डिग्री के बाद से उसको बी दिखेगा, फिर उसको ए दिखेगा, फिर ऐसे सी बी ए ऐसे उसको दिखेगा। देखिए यहाँ से पहले सी दिखा, फिर आपको 120 के बाद बी दिखेगा, फिर इसको ए दिखेगा। तो ऐसे ही सी बी ए क्या होगा, ये ग्राफ रोटेट करता रहेगा। तो इसका मतलब इसको पहले क्या दिखेगा, सी दिखेगा, बी दिखेगा, ए दिखेगा, फिर सी बी ए, फिर ऐसे सी बी ए ऐसे दिखेगा। तो इन जनरल जो फेज सीक्वेंस होती है, हमें पता है पॉजिटिव फेज सीक्वेंस ए बी सी होती है। तो हम ए वाला से स्टार्ट करते हैं कि ए से देखें तो ए सी बी, अगर इसका फेज सीक्वेंस देखें तो ए सी बी आएगा। देखिए ए सी बी हर जगह रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब इस सर्किट का जो फेज सीक्वेंस हुआ, फेज सीक्वेंस ऑफ दिस सर्किट इज ए सी बी। दैट मीन्स कि पहले ए का पीक आएगा, देन सी का पीक आएगा, देन पी का। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सर्किट का जो फेज सीक्वेंस है वो नेगेटिव है। दिस सर्किट कंटेनिंग नेगेटिव फेज सीक्वेंस ए सी बी। तो इसका मतलब अगर हम इस लाइन वोल्टेज को लिखें, दैट इज, जैसे ए बी सी होता है तो हम लाइन वोल्टेज क्या लिखते हैं, वी ए बी, वी बी सी और वी सी ए लिखते हैं, मतलब ए बी बी सी देन सी ए। उसी तरह से ए सी बी है तो पहले हम क्या लिखेंगे, वी ए सी, वी सी बी एंड देन वी बी ए, वी बी ए। तो लाइन टू लाइन वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 230 है। तो ये इसको रिफरेंस मानेंगे, 230 से एंगल जीरो, ये 230 एंगल माइनस 120, और ये कितना होगा 230 माइनस 240 या प्लस 120, माइनस 240 या प्लस 120। क्वेश्चन बहुत ही जल्दी अब हो जाएगा, बस आपको ये बताना था कि इसका फेज सीक्वेंस क्या है, वो इंपॉर्टेंट था, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट था। अब देखिए, अगर इसका हम फेजर बनाए, अगर इसका हम फेजर बनाए तो ये आपका है वी ए सी 0 डिग्री पे है, ये है आपका वी ए सी, ये है आपका वी ए सी, और उससे 120 डिग्री लैगिंग वी सी बी है, ये आपका वी सी बी है, ये आपका वी सी बी है, और ये आपका वी बी ए है, ये है आपका वी बी ए, वी बी ए। और ये सब क्या है, 120 डिग्री अपार्ट है, 120 डिग्री अपार्ट है, और ये 0 डिग्री पे रेफरेंस है आपका, ठीक है। अब देखिए हमको बताना है वी बी डी कितना होगा, तो इसको हम क्या करते हैं, एक डेल्टा फॉर्म में इस फेजर को बना लेते हैं, डेल्टा फॉर्म में। वो कैसे बनेगा, इसको देखिए, ये आपका वी ए सी है, ठीक है, ये आपका वी ए सी हो गया। अब देखिए ये वी बी ए है, तो इसके पैरेलल में हम वी बी ए कितना भी बना सकते हैं, ऐसे वी बी बी ए पैरेलल में। तो ऐसे हम इससे पैरेलली ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये आपका हो गया वी बी ए पैरेलल में, इसी के पैरेलल में हमने ये बना दिया वी बी ए, ये आपका हो गया वी बी ए, और ये है वी सी बी, वी सी बी। तो इससे आपका ये, सॉरी, इसको मिला देंगे, ये आपका हो गया वी सी बी, वी सी बी। अब देखिए ये वी ए सी लिखा है, इसका मतलब जो, जैसे कोई भी चीज है, मान लीजिए हमने इसको लिखा कि ये वी ए सी है, इसका मतलब ये ए वाला पॉइंट है और ये सी, क्योंकि इसको हम लिखेंगे वी ए माइनस वी सी। ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि ये हायर पोटेंशियल है सी से, ए का पोटेंशियल ज्यादा है सी से।
इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो होगा ए होगा, और ये बी है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट बी होगा और ये वाला पॉइंट क्या होगा, सी होगा। ठीक है, अब ये एसी है और सर्किट में देखिए तो ये एसी है और एसी पे टैपिंग लगाई गई है डी पे। टैपिंग किस पे लगाई गई है, डी पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, वही तो मिडिल में है, ये पॉइंट क्या है, यही तो पॉइंट डी है। ये एसी है, उसके मिडिल में ये डी है। तो ये इससे 90 डिग्री बनाएगा, ये इससे 90 डिग्री बनाएगा। और देखिए इस सबका मैग्नीट्यूड कितना है, 230 है, ये भी 230, ये भी 230, VCB भी 230। तो ये एक आइसोलेशन ट्रायंगल हो गया ना, आइसोलेशन ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो हमको बताना है कि ये बी हो गया, ये डी हो गया, तो ये जो मैग्नीट्यूड है यहाँ से यहाँ तक का, यही तो VBD हमें बताना है। तो ट्रायंगल लॉ लगा देंगे, ट्रायंगल लॉ लगा देंगे, सिंपल सा है। ट्रायंगल लॉ लगा देंगे तो यहाँ से VBD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ओवर ये। अब देखिए ये 230 है और इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 115 वोल्ट, और ये कितना हो जाएगा, 115 वोल्ट, 115 वोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा, 230 का स्क्वायर माइनस 115 का स्क्वायर। अब 230 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 115, है ना, स्क्वायर माइनस 115 का स्क्वायर। तो यहाँ से 115 का स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये 115, और ये 4 माइनस 1 दैट इज √3 इंटू 115। इसी तरह का कुछ ऑप्शन आया है, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन इसका मैच हो रहा है यहाँ से, 115 इंटू √3, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, इससे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे कि कैसे हम फेज सीक्वेंस को देखते हैं, ट्रायंगल लॉ कैसे लगाया, और किसी भी ऐसे फेजर को इस फॉर्म में भी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये इसका वर्चुअल न्यूट्रल कहलाएगा, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा ये इसका, ये वर्चुअल न्यूट्रल पॉइंट होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि वन ट्रांसफार्मर हैज ए लीकेज इम्पीडेंस ऑफ 1+J4 है, एंड one transformer has a leakage impedance of 1+J4 and 3+J11 for the primary and secondary winding respectively। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि प्राइमरी वाइंडिंग को मैं ZP बोल रहा हूँ, ZP इक्वल टू 1+J4 दिया है, और सेकेंडरी का जो इम्पिडेंस दिया है वो दिया है 3+J11। अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो इसका ZP का जो मैग्नीट्यूड होगा यहाँ से 1 प्लस ये 16 हो जाएगा, दैट इज √17। और जेड सेकेंडरी को देखें मैग्नीट्यूड वाइज तो 9+121, तो लगभग ये √9 1 10 130 होगा। इसका मतलब जो सेकेंडरी का इम्पिडेंस है, जो लीकेज इम्पिडेंस है, वो प्राइमरी के लीकेज इम्पिडेंस से ज्यादा है, यहाँ से ये पता चल रहा है। ठीक है, हमको अब ये बताना है कि कौन सा साइड जो होगा वो HV होगा या LV होगा, ऑप्शन में यही दिया है। ठीक है, ये हमको बताना है। ठीक है, एक चीज मैं बता दूं, ट्रांसफार्मर में ये भी देखिए बहुत इससे आपको सीखने को मिलेगा। सपोज करिए, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले ले रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज करिए एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। ठीक है, सपोज करिए मेरे पास एक 20 kVA का स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो कि 200 वोल्ट को 400 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि ये इसका LV साइड है और ये इसका HV साइड है, तो LV साइड में जो रेटेड करंट होगी वो कितनी होगी, 2 इंटू 10⁻³ kVA डिवाइडेड बाई 200 होगी। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा आपका 100 एम्पियर। और वही HV साइड में रेटेड करंट कितनी आएगी, HV साइड में रेटेड करंट कितनी आएगी, 20 इंटू 10⁻³ बाई 400। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आ गया 50 एम्पियर। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, इससे कंक्लूजन निकला कि LV साइड में जो करंट होगी, LV साइड में करंट हाई होगी एज कंपेयर टू HV साइड। HV साइड में करंट क्या होगी, लो होगी। ये आपका को हमेशा ध्यान देना है। तो अगर HV साइड है और ये LV साइड है ट्रांसफार्मर का, ये LV साइड है,
तो HV साइड में करंट क्या होगी, लो होगी, और LV साइड में करंट क्या होगी, करंट का मैग्नीट्यूड हाई होगा। इससे ये पता चला। ठीक है, तो अगर हम इस HV साइड का इम्पिडेंस निकालें, सॉरी LV साइड का, तो ZLV निकालेंगे तो इसका वोल्टेज 200 है, वोल्टेज इसका 200 है। ठीक है, और करंट कितनी है, 100 है, तो इसका इम्पिडेंस कितना आया, 2 ओम आया। और HV साइड का अगर इम्पिडेंस निकालें, ZHV, तो इसके साइड का वोल्टेज 50 है और करंट 50 है। ठीक है, करंट 50 है, तो इससे इसमें आपका इम्पिडेंस कितना आया, 8 ओम आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो HV साइड का इम्पिडेंस होगा वो ऑलवेज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू LV साइड। ठीक है, HV साइड का इम्पिडेंस ज्यादा होगा ऑलवेज एज कंपेयर टू HV साइड। या तो ये बोले, यहाँ पे कंक्लूजन आप लिख लीजिए ये, कि सपोज करिए ये आपका HV साइड है और ये आपका LV साइड है। ठीक है, और यहाँ का जो वोल्टेज है वो VHV है और यहाँ का वोल्टेज VLV है। तो HV साइड होता है, यहाँ पे करंट होगा लो और यहाँ पे करंट फ्लो होगा हाई। तो अगर यहाँ पे प्राइमरी इम्पिडेंस बताऊं ZHV, तो ये क्या होगा, VHV आई लो, तो करंट कम हो रहा है और वोल्टेज ज्यादा हो रहा है, तो ओवरऑल इम्पिडेंस क्या होगा, बढ़ेगा ना, ओवरऑल इम्पिडेंस क्या होगा, बढ़ेगा। उसी तरह से अगर LV साइड का देखें, LV साइड में तो वोल्टेज आपका VLV, दैट इज वोल्टेज आपका कम हो रहा है, वोल्टेज आपका कम हो रहा है और करंट आपका हाई हो रहा है, तो ओवरऑल इम्पिडेंस क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब कि जिस साइड का इम्पिडेंस ज्यादा, ZHV इज ऑलवेज ग्रेटर देन ZLV। इसका मतलब ये हो गया कि जिस साइड का इम्पिडेंस ज्यादा होगा वो HV साइड होगा और जिस साइड का इम्पिडेंस कम होगा वो LV साइड होगा। तो इस क्वेश्चन में यही पूछता है। तो देखिए जो सेकेंडरी साइड है उसका इम्पिडेंस ज्यादा है प्राइमरी साइड से, सेकेंडरी साइड का इम्पिडेंस ज्यादा है, सेकेंडरी साइड का जो इम्पिडेंस है वो प्राइमरी साइड के इम्पिडेंस से ज्यादा है, सेकेंडरी साइड का। तो इसका मतलब जो सेकेंडरी साइड है आपका ये क्या हो गया, HV साइड हो गया, और ये क्या हो गया, LV साइड हो गया। तो देखिए HV प्राइमरी, तो ये तो गलत है क्योंकि आपका HV सेकेंडरी आ रहा है, LV प्राइमरी, LV आपका प्राइमरी होगा, ये आपका करेक्ट होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन C ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे LV सेकेंडरी है, ये खत्म, मीडियम का तो कुछ बात ही नहीं यहाँ पे होता है, या तो HV होगा या तो LV होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका LV प्राइमरी, C ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि टू ट्रांसफार्मर ए एंड बी हैविंग आइडेंटिकल रेटिंग। तो दो ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर ए है और एक ट्रांसफार्मर बी है, दोनों की रेटिंग सेम है, सेम रेटिंग। वो ट्रांसफार्मर हैव सेम रेटिंग। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों की रेटिंग सेम है, आर टू बी डिजाइन्ड विद फ्लक्स डेंसिटीज। जो ट्रांसफार्मर वन की जो फ्लक्स डेंसिटी है बी ए, वो है 1.2 टेस्ला, और जो ट्रांसफार्मर बी की आ, जो फ्लक्स डेंसिटी है वो है 1.4 टेस्ला। कहता है कि द वेट ऑफ ट्रांसफार्मर ए पर केवीए कितना होगा, पर केवीए ट्रांसफार्मर ए का वेट कितना होगा एज कंपेयर टू ट्रांसफार्मर बी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको भी समझते हैं, क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक मिनट, देखिए हमको यहाँ से हम जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है वो होता है मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास ऑफ वॉल्यूम। मास को हम क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ कोर, ट्रांसफार्मर कोर। तो वेट ऑफ ट्रांसफार्मर कोर को हम क्या लिख सकते हैं, इन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ द कोर, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ द कोर। ठीक है, तो क्वेश्चन में डेंसिटी के बारे में कुछ बात नहीं की गई है इस क्वेश्चन में, तो इसका मतलब हम ये कंसिडर करेंगे कि दोनों ट्रांसफार्मर की जो डेंसिटी है कोर की वो इक्वल है। इसका मतलब जो वेट ऑफ द कोर होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द कोर के, और वॉल्यूम ऑफ द कोर को हम क्या लिख सकते हैं, कोर लेंथ, कोर लेंथ इंटू
क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर। ठीक है, ठीक है। अब देखो दोनों ट्रांसफार्मर में लेंथ की बात किया नहीं है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो वेट ऑफ जो कोर होगा वो प्रोपोर्शनल होगा उसके एरिया के। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो फ्लक्स डेंसिटी होती है, फ्लक्स होता है फाई इंटू बी इंटू ए होता है। इसका मतलब जो फ्लक्स डेंसिटी होती है वो होती है फाई बाई ए। दैट मीन्स जो फ्लक्स डेंसिटी होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगी। फ्लक्स डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगी। इसका मतलब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि, और एरिया आपका प्रोपोर्शनल किसके है, वेट ऑफ द कोर। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं 1 बाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कोर डिवाइडेड बाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेट ऑफ द कोर। इसका मतलब वेट ऑफ कोर हम लिख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी। तो जिसका फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा उसका वेट कम, ये यहाँ से आपका रिलेशन बन गया। या जिसका फ्लक्स डेंसिटी कम उसका वेट ज्यादा। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा आपका मैच हो रहा है। तो देखिए ट्रांसफार्मर ए का फ्लक्स डेंसिटी कम है, इसका मतलब देखिए जो ट्रांसफार्मर ए है उसका फ्लक्स डेंसिटी 1.2 टेस्ला है, ट्रांसफार्मर ए का, और ट्रांसफार्मर बी का फ्लक्स डेंसिटी 1.4 टेस्ला है। तो इसका फ्लक्स डेंसिटी कम है, इसका मतलब वेट ऑफ ट्रांसफार्मर ए विल बी ग्रेटर देन वेट ऑफ ट्रांसफार्मर बी। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। वेट ऑफ, तो वेट ऑफ ट्रांसफार्मर ए विल बी मोर देन ट्रांसफार्मर बी, तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इससे भी आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए 400/200 that is step down transformer 50 hertz transformer operate at a flux density of 1.2 tesla when energized from its HV side। तो जब इसको HV साइड से एनर्जाइज किया गया तो इसकी जो फ्लक्स डेंसिटी आई वो आई 1.2 टेस्ला। फॉर दिस ट्रांसफार्मर, वही ट्रांसफार्मर है, कह कि अगर लीनियर डायमेंशन ऑफ द कोर, अगर डायमेंशन ऑफ द कोर को हम डबल कर दें, को linear dimension of the core are doubled while the number of the turns are half on the both side, both its HV and LV side। ठीक है, then if this transformer now connected to 800 volt 50 hertz on its HV side then flux density would be। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए सिंपल क्या कह रहा है कि एक 400 वोल्ट बाई 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर है। सपोज करिए कि ये एच वी साइड है, ये एच वी है, एल बी साइड है, दैट इज 400/200 वोल्ट है। इसका N1 टर्न है, इसका N2 टर्न है। ये केस वन हो गया, केस वन हो गया। केस टू में क्या कर रहा है, केस टू में क्या कर रहा है, केस केस टू में क्या आ रहा है कि सेम ट्रांसफार्मर है, बट अब क्या कर रहा है कि लीनियर डायमेंशन ऑफ दी कोर को ये कर दिया डबल, और जो टर्न्स थे एच वी और एल वी के उनको आधा कर दिया, मतलब N1/2 कर दिया और N2/2 कर दिया, आधा कर दिया। ठीक है, इनको आधा कर दिया। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन में करा कि फॉर दिस ट्रांसफॉर्मर लीनियर डायमेंशन ऑफ द कोर आर डबल्ड व्हाइल द नंबर ऑफ द टर्न्स आर हाफ ऑन द बोथ साइड ऑफ द एच वी एंड एल वी। If the transformer is now connected to 800 volt 50 hertz on HV side then flux density। अब इसको क्या कर रहा है कि इसको कह रहा है कि अगर हम इसको HV साइड में ऑन HV साइड में अगर हम 800 वोल्ट कनेक्ट कर दें एट 50 हर्ट्ज की सप्लाई कर दे तो उस समय फ्लक्स डेंसिटी कितनी होगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए लीनियर डायमेंशन डबल कर रहा है। लीनियर डायमेंशन डबल करने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ से लीनियर डायमेंशन डबल करने का मतलब है, सपोज करिए कि केस वन में ट्रांसफार्मर का कोड कुछ ऐसे था। सपोज करिए इसका जो स्क्वायर कोड था इसकी चौड़ाई और लंबाई ए थी, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा,
एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा। अब कह रहा है कि लीनियर डायमेंशन डबल कर दिया, भैया डबल कर देते हैं लीनियर डायमेंशन, क्या दिक्कत है? तो लीनियर डायमेंशन हम डबल कर देते हैं। नाउ इसका लीनियर डायमेंशन डबल हो गया, सपोज इसका ये डबल हो गया, मतलब जो ए था वो कितना हो गया, जो ए था अभी वो मैं कलर दूसरा ले ले रहा हूँ, अभी ये डायमेंशन हो गया, ठीक है। तो जो ए था अभी वो हो गया आपका 2a, ये भी कितना हो गया 2a हो गया। तो न्यू एरिया, जब हमने लीनियर डायमेंशन को डबल किया तो न्यू एरिया जो हो गया वो कितना हो गया 2a इंटू 2a, तो न्यू एरिया 4a स्क्वायर हो गया। न्यू एरिया आपका क्या हो गया 4a स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो लीनियर डायमेंशन डबल करने से एरिया आपका क्या हो गया चेंज हो गया। तो जो न्यू एरिया आया ए न्यू, वो कितना आया 4a स्क्वायर, और ओल्ड एरिया कितना है वो है ए स्क्वायर, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो फ्लक्स डेंसिटी होती है, अब ट्रांसफार्मर में हमने एक रिलेशन पढ़ा कि V बराबर √2πf∅m n, और इस फाई को हम बी ए लिख सकते हैं, दैट इज √2πf b इंटू ए इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ से V इज प्रोपोर्शनल टू BF_n। तो यहाँ से मैं इसको दो केस में ले रहा हूँ कि V न्यू अपान V ओल्ड बराबर ये हो जाएगा बी न्यू, ये जो कि हम बताना न्यू फ्लक्स डेंसिटी अपन ओल्ड फ्लक्स डेंसिटी, फ्रिक्वेंसी केस 2 में जो न्यू वाली है F1 इंटू एरिया न्यू अपान एरिया ओल्ड, और नंबर ऑफ टर्न्स न्यू अपान नंबर ऑफ टर्न्स ओल्ड, ओल्ड एन न्यू हो गया। तो यहाँ से रिलेशन से ये यहाँ पे आपका पता चल जाएगा। तो देखिए दूसरे केस में जो वोल्टेज था वो 800 वोल्ट है, और पहले केस में जो वोल्टेज है यहाँ पे देखिए 800, और पहले केस में 400 वोल्ट है। तो यहाँ से जो वोल्टेज आएगा यहाँ पे ये 800 वोल्ट डिवाइडेड बाई 400, और हमको बी न्यू बताना है। और जो ओल्ड फ्लक्स डेंसिटी दी है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 1.2 टेस्ला दी है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1.2। और देखिए फ्रीक्वेंसी दोनों केस में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, ठीक है। यहाँ पे भी 50 है और इस केस में भी 50 है, तो ये 50/50 हो गया। और न्यू एरिया कितना आया था 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर ओल्ड एरिया, और नंबर ऑफ टर्न्स अभी क्या हो गया हाफ हो गया n/2, और ये ओल्ड नंबर ऑफ टर्न्स n है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, n से n कट गया, और ये 400 से ये दो बार में कट गया, ठीक। 50 से 50 कट गया, ठीक है। और 50 से आपका 50 कट गया, ठीक है। और यहाँ से देखिए तो ये दो से दो बार में ये कट गया, और इस दो से ये दो कट गया। तो यहाँ से bm न्यू की वैल्यू कितनी है, bm न्यू की वैल्यू सेम आएगी, इधर इसका एकांतर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 टेस्ला ही आ रही है। इसका मतलब अगर हम ट्रांसफार्मर के टर्न्स को हाफ कर दें और उसके लीनियर डायमेंशन को बदल दें तो फ्लक्स डेंसिटी सेम ही रहेगी ट्रांसफार्मर की। इससे कंक्लूजन ये निकला कि अगर हम किसी ट्रांसफार्मर का लीनियर डायमेंशन डबल करते हैं और उसके टर्न्स को हाफ कर देते हैं ऑन द बोथ साइड, देन उसकी फ्लक्स डेंसिटी विल बी ऑलवेज सेम। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ए आइडियल ट्रांसफार्मर shown इन फिगर हैज 40 टर्न्स। तो इसका जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसमें कितने टर्न्स है 40 टर्न्स है। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग वो पूछ रहा है हमसे फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू दी 2 ओम रजिस्टर विल बी। कहता कि अगर हम इसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करें तो यहाँ पे कितने टर्न्स लगेंगे ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल है क्वेश्चन, इजी है।
हम क्या करेंगे, इस सर्किट को हम क्या करेंगे, प्राइमरी साइड में रेफर कर लेंगे, दैट इज N1 साइड में। ठीक है, तो सब इस सर्किट में हम क्या करेंगे, इसको इस साइड में रेफर कर लेंगे। तो सपोज करिए रेफर करने के बाद से ये जो इम्पिडेंस, सपोज करिए लोड इम्पिडेंस RL है, तो रेफर करने के बाद से ये क्या हो जाएगा, RL डैश हो जाएगा, RL डैश हो जाएगा। और इस RL डैश की वैल्यू जब आप रेफर करोगे, तो जिस साइड रेफर करते हैं उसका टर्न्स दैट इज N1 बाई N2 होल स्क्वायर इंटू 2, ये हो जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं, अब ये क्या है, वेरिएबल है, तो ये सप्लाई वोल्टेज, सपोज करिए ये सप्लाई वोल्टेज Vs है, तो यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज Vs होगी। तो एक तरह से देखिए तो ये थेवेनिन मॉडल हो गया ना, दैट इज ये VTh हो गया, ये RTh हो गया, है ना। एंड वी नो दैट फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर RL डैश शुड बी इक्वल टू RTh। ठीक है, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर RL डैश इक्वल टू RTh, और RTh की वैल्यू कितनी है, 8 ओम है, ये वाली, है ना। तो यहाँ से देखिए तो RL डैश की वैल्यू कितनी है, N1 बाई N2 होल स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू RTh की वैल्यू 8 हो गई, RTh की वैल्यू 8 हो गई। तो यहाँ से देखिए तो ये 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो गया। तो यहाँ से देखिए तो यहाँ से N1 बाई N2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, तो यहाँ से आपका N1 बाई N2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। और देखिए N2 की वैल्यू यहाँ से 40 दी है, N2 की वैल्यू यहाँ पे 40 दी है, और हमसे N1 पूछ रहा है फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो यहाँ से देख लीजिए, ये हो गया N1 बाई 40 इंटू 2 इक्वल टू 2, तो यहाँ से N1 की वैल्यू क्या आ गई, 40 इंटू 2 कितना आ गया, 80 आ गया। तो फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर N1 शुड बी इक्वल टू 80 टर्न्स, इसलिए इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इन ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर polarity of the terminal A and B at any stand are shown in figure 43। तो ये फिगर 43 है, और पोलैरिटी ऑफ ए एंड बी, किसी पर्टिकुलर स्टैंड पे ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, एट द सेम स्टैंड, उसी स्टैंड पे कह रहा है कि सी का क्या साइन होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कैसा होगा, और डी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। तो सी और डी का क्या साइन है हमको ये बताना है, और फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी ये हमको ये बताना है। तो देखिए क्वेश्चन में ए का टर्मिनल क्वेश्चन में पॉजिटिव दिया है, ये पॉजिटिव दिया है, और बी का टर्मिनल नेगेटिव दिया है, क्वेश्चन में ये दे रखा है। हमसे सी का पोलैरिटी और डी का पोलैरिटी पूछ रहा है, और फ्लक्स की डायरेक्शन पूछ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमको डॉट कन्वेंशन आना चाहिए, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको डॉट कन्वेंशन आना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको बना देता हूँ फिर से। देखिए ये है आपका ट्रांसफार्मर का कोर, ये है आपका ट्रांसफार्मर का कोर। ठीक है, और इस पे देखिए वाइंडिंग कैसे रैप है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो वाइंडिंग देखिए आपकी ऐसे रैप है, ऊपर से गई है ऐसे, ऐसे इस पे वाइंडिंग रैप है। और दूसरे में देखिए तो वाइंडिंग अंदर से आई है ऐसे, ऐसे, और जो टर्मिनल निकाला गया है वो ऊपर से ऐसे ऊपर से आया है। ठीक है, ये सी टर्मिनल है, ये डी टर्मिनल है, ये ए है, ये बी है। देखिए डॉट कन्वेंशन क्या है मैं बता रहा हूँ। देखिए ये इस क्वेश्चन में दिया है कि ये टर्मिनल प्लस है और ये टर्मिनल माइनस है। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट डॉट असाइन करते हैं, फर्स्ट ऑलवेज हम पॉजिटिव साइड पे हम फर्स्ट डॉट असाइन कर लेंगे, फर्स्ट डॉट असाइन कर लिया। अब चूंकि हम की वोल्टेज हमने यहाँ पे ऐसे पोलैरिटी लगाई है, तो सपोज करिए यहाँ से एक करंट आई सप्लाई करंट फ्लो हुआ, आई सप्लाई करंट फ्लो हुआ, सपोज करिए ये N1 टर्न्स है और ये N2 टर्न्स है। तो उससे क्या होगा, कोर में फ्लक्स सेटअप होगा, कोर में फ्लक्स सेटअप होगा। तो सपोज करिए कोर में फ्लक्स कुछ
सॉरी, कोर में जो फ्लक्स सेटअप होगा, जो कोर में फ्लक्स सेटअप होगा कुछ ऐसा होगा। सपोज ये कोर में फ्लक्स सेटअप हो गया, ठीक है। अब देखिए, एक्चुअल में जब ये करंट जाएगी तो करंट ऐसे जाएगी, ऐसे, ऐसे, ऐसे। तो बाय राइट हैंड थंब रूल जो 4 फिंगर्स होंगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ N1 होंगी। N1 के साइड में आप फिंगर को कर्ल करेंगे, जो ये जो थंब होगा ना, ये थंब जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। तो इसलिए जो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स होगी वो क्या होगी, कोर में अपवर्ड डायरेक्शन में आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स आ जाएगा। तो आपका जो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स होगा इन दी अपवर्ड डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स आपका क्या होगा, ऐसे अप डायरेक्शन में ऐसे फ्लो होगा। तो इससे तो ये पता चल गया जो हमारा फ्लक्स आएगा एट एनी पर्टिकुलर स्टैंड पे वो क्लॉकवाइज आएगा। तो जो फ्लक्स की डायरेक्शन आई, यहाँ से लिख लेते हैं, तो जो फ्लक्स की डायरेक्शन आई वो क्या आई, क्लॉक वाइज आई, क्लॉक वाइज आई, ठीक है। अब देखिए हम डॉट कन्वेंशन क्यों देख रहे हैं, देखिए डॉट कन्वेंशन से हम पोलैरिटी बताएंगे। तो देखिए हमने फर्स्ट डॉट यहाँ पे असाइन किया, तो दूसरा डॉट कहाँ लगेगा हमको ये बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑलवेज क्या करेंगे, अब मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि डॉट कहाँ पे लगाना है। सपोज करिए मैंने डॉट यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, डॉट लगा दिया, और मैं यहाँ से एक, तो मैं अभी ये पता कर रहा हूँ कि डॉट कहाँ पे लगेगा, और यहाँ पे मैंने एक आई टेस्ट करंट इंटर कराई, आई टेस्ट करंट इंटर कराई। तो इससे जो फ्लक्स बनेगा वो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ये देखिए ये मेन फ्लक्स है, ये मेन फ्लक्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो इसकी जो फ्लक्स की डायरेक्शन आ रही है ये अपवर्ड आ रही है। अगर आप हाथ को कर्ल करेंगे, हाथ को इस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, तो हमारा थंब जो होगा अप डायरेक्शन में, तो जो फ्लक्स बनेगा इससे फाई टू वो अप डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो फ्लक्स फाई टू है वो मेन फ्लक्स फाई वन का, ये सपोज मेन फ्लक्स फाई वन है, इसका अपोज कर रहा है। अगर जो प्रोड्यूस फ्लक्स जो है मेन फ्लक्स का अपोज करे तो समझ लीजिए कि आपका डॉट गलत जगह प्लेस हुआ है। दैट मीन्स कि ये लेंस लॉ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमको डॉट को अब दूसरे वाले, मतलब जो डॉट होगा वो डी वाले पॉइंट पे प्लेस होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, डॉट को मैं यहाँ के बजाय, इसका मतलब डॉट यहाँ पे नहीं होगा, डॉट आपका यहाँ पे होगा। अभी देखिए ये फ्लक्स को सपोर्ट करने लगेगा, कैसे देखिए। अब देखिए मैं यहाँ पे टेस्ट करंट अब क्या करूंगा, टेस्ट करंट में यहाँ पे आई टेस्ट करंट इंटर कराऊंगा। तो अब ये टेस्ट करंट में जो करंट फ्लो होगा वो ऐसे होगा, ऐसे करंट फ्लो होगा। तो इसकी जो फ्लक्स डायरेक्शन आएगी फाई टेस्ट, ये भी मेन फ्लक्स के डायरेक्शन में आ रही है, ये मेन फ्लक्स का डायरेक्शन है फाई वन। तो इसका सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब जो हमने डॉट लगाया वो क्या है, करेक्ट है। तो इसलिए जो डॉट होगा वो डी पे होगा। और डॉट ये बताता है, ये इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी के बारे में बताता है, इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी की। अगर यहाँ पे जिस टाइम पे यहाँ पे प्लस है विद रिस्पेक्ट टू माइनस, एट द सेम स्टैंड पे यहाँ पे प्लस होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो इसका मतलब इस डॉट कन्वेंशन से हमें ये पता चल गया कि डी विल बी पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू सी, दैट इज सी इज नेगेटिव। तो यहाँ से हमारा क्या आंसर आ गया कि डी, हमारा डी का जो टर्मिनल होगा वो पॉजिटिव होगा, और सी का टर्मिनल क्या होगा, निगेटिव होगा, और जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, क्लॉक वाइज होगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, यहाँ से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है। तो यहाँ पे सी इज पॉजिटिव, ये तो ऑप्शन गलत है, सी निगेटिव आया है। सी इज निगेटिव, डी इज पॉजिटिव एंड फ्लक्स इज काउंटर क्लॉकवाइज, गलत है, फ्लक्स की वैल्यू क्लॉकवाइज आई है। ये दोनों तो ठीक है, ये गलत है। सी इज निगेटिव, डी इज पॉजिटिव एंड फ्लक्स इज क्लॉकवाइज, इसलिए इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, सी। इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा है, कहा कि इन ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीकेज रिएक्टेंस इज ट्वाइस ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी विद सेकेंडरी शॉर्ट सर्किटेड इनपुट पावर फैक्टर इज, ठीक है, सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट है, इसका मतलब ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर रहा है। बट क्वेश्चन में दिया है कि जो एक्स इक्वलेंट है, जो लीकेज रिएक्टेंस है, वो 2 टाइम्स ऑफ आर इक्वलेंट है, ठीक है, दो 2 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आर इक्वलेंट करने का मतलब हमने दोनों रेजिस्टेंस को एच वी साइड में रेफर कर लिया है।
तो जो इक्विवेलेंट बनेगा अंडर शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, जो इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा, ये आर इक्विवेलेंट होगा और ये एक्स इक्विवेलेंट होगा अंडर शॉर्ट सर्किट। ये सपोज करिए मैं केस 1 कर रहा हूँ। सपोज करिए कि सप्लाई वोल्टेज VSC है और करंट ISC है। सप्लाई वोल्टेज VSC है, तो इसका जो इम्पीडेंस है, सपोज करिए ये Z इक्विवेलेंट 1 है। Z इक्विवेलेंट 1 है, तो अगर हम इसका पावर फैक्टर लिखेंगे cos phi 1, तो ये होगा R इक्विवेलेंट बाई Z इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट बाई Z इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू, Z इक्विवेलेंट को हम क्या लिखेंगे, रूट ओवर R इक्विवेलेंट स्क्वायर प्लस X इक्विवेलेंट स्क्वायर होगा। ठीक है, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। नाउ केस 2 में, नाउ केस 2 में देखिए, केस 2, केस 2, केस 2 में कह रहा है कि जो लीकेज रिएक्टेंस है X इक्विवेलेंट है, वो 2 टाइम्स ऑफ R इक्विवेलेंट है। देन पावर फैक्टर कितना होगा, तो अब पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, सपोज करिए पावर फैक्टर cos phi 2 हो गया, तो ये R इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, सपोज करिए ये X इक्विवेलेंट डैश है, तो R इक्विवेलेंट तो वही रहा, अब X इक्विवेलेंट ये डैश का स्क्वायर होगा। और X इक्विवेलेंट डैश की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में दी हुई 2 टाइम्स ऑफ R इक्विवेलेंट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई रूट ओवर R इक्विवेलेंट स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इक्विवेलेंट का होल स्क्वायर, 2 इंटू एक्स इक्विवेलेंट का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट, और यहाँ से देखिए तो ये 4 + 1 5 आ गया, तो रूट ओवर 5 R इक्विवेलेंट स्क्वायर। तो R इक्विवेलेंट बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, cos phi 2 की वैल्यू, cos phi 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√5 इसका आंसर होगा। तो पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√5। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि द परसेंटेज इम्पिडेंस का मतलब क्या हो गया, पर इन इम्पिडेंस की बात कर रहा है। आप 100 KVA 11/400 डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर है, इस 4.5%, तो जो पर यूनिट इम्पिडेंस की वैल्यू है, वो परसेंटेज इम्पिडेंस की वैल्यू 4.5% दी है। फॉर द सर्कुलेशन ऑफ हाफ द लोड करेंट, फॉर द सर्कुलेशन ऑफ हाफ द फुल लोड करेंट, ठीक है, तो जितनी फुल लोड करंट है उसका आधा करंट ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट जब हम कर रहे हैं, तो उस समय जो फुल लोड करंट, जो करंट फ्लो हो रही है, हाफ ऑफ द फुल लोड करंट फ्लो हो रही है एज पर द गिवन क्वेश्चन विद लो वोल्टेज टर्मिनल इज शॉर्ट सर्किटेड। तो ऑब्वियस है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया जा रहा है, देन अप्लाइड वोल्टेज ऑन द HV साइड विल बी। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये आपका ट्रांसफार्मर है, ये सपोज HV साइड है, LV साइड है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि LV को शॉर्ट किया गया, दैट मीन्स ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, और ये आपका HV साइड है, ठीक है। तो इस HV साइड में कितना वोल्टेज अप्लाई करना है ये हमको बताना है, HV साइड में कितना वोल्टेज अप्लाई करना है। और इस क्वेश्चन में ये दिया है कि ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो करंट फ्लो हो रही है, वो हाफ ऑफ दी फुल लोड करंट फ्लो हो रही है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो ये उस समय कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहा है ये बताना है। तो हम क्या कर रहे हैं, सर्किट रेफर टू HV साइड बना ले रहे हैं। सर्किट referred referred to HV side during short circuit test, short circuit test। तो हम पता है कि जो सर्किट होगी वो कैसी होगी, ये R इक्वलेंट हो जाएगा, ये X इक्वलेंट। तो सपोज करिए ये जो टोटल इम्पिडेंस है ये है Z इक्वलेंट, और ये शॉर्ट सर्किट हो गया, और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो VSC है, और करंट आपकी ISC है एज पर द गिवन क्वेश्चन। अब देखिए अगर यहाँ पे ट्रांसफार्मर की बात करें, तो जो रेटेड करंट होगा, अगर कुछ नहीं है तो जो रेटेड करंट होगा वही हमारी फुल रेट करंट होगी। तो ये जो ट्रांसफार्मर है 100 KVA का है, और 11 kV बाई 400 वोल्ट,
दैट इज ये आपका HV साइड है और ये आपका LV साइड है, और HV साइड में आपका टेस्ट परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम जो फुल लोड करंट होगी यहाँ से, तो होगी 10 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 11 इंटू 10⁻³। ठीक है, 11 इंटू 10⁻³ इतना फुल लोड करंट होगा, और यही बेस करंट होगा। तो फुल लोड करंट और बेस करंट क्या है, दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो अगर हम IS पर यूनिट करंट बताएं, तो ISC पर यूनिट करंट कितना हो जाएगा, ISC पर यूनिट करंट ड्यूरिंग फुल लोड कंडीशन, ये होगा IF बाई I बेस करंट, मतलब I एक्चुअल अपॉन I बेस दैट, और ये दोनों बराबर होंगे तो ये कितना आएगा 1 पर यूनिट। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट कंडीशन, जो करंट फ्लो हो रही है, ये सर्कुलेट कर रही है, वो हाफ ऑफ द फुल लोड है। तो इसका मतलब ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट जो करंट होगी, ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट करंट क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ दी फुल लोड करंट, दैट इज 1 पर यूनिट, दैट इज जो करंट फ्लो हो रही है 1/2 पर यूनिट फ्लो हो रही है। और जो पर यूनिट इम्पीडेंस हम जानते हैं कि पर यूनिट इम्पीडेंस आइदर साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर विल बी ऑलवेज सेम, तो ये जो इसका पर यूनिट इम्पीडेंस है 4.5% है, दैट इज 0.045 पर यूनिट है। तो यहाँ से KVL लिख देंगे सीधा। इसका मतलब आपका क्या हो गया, यहाँ पे ये आपका जेड पर यूनिट है, जेड पर यूनिट है जिसकी वैल्यू है 0.045, ये शॉर्ट सर्किट है, और हमको बताना है कि ये VSC कितना होगा, और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है 1/2 पर यूनिट हो रही है। तो यहाँ से VSC बराबर क्या होगा 1/2 इंटू 0.045। ठीक है, 0.045 हो गया, है ना, 0.045, या फिर हम लिख सकते हैं 0.5 इंटू 45 इंटू 10⁻³ या ये 5 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 225, और इसका 0.5 इसके पावर में लेके चले जाए तो -4 वोल्ट आएगा, सॉरी, ये पर यूनिट आएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी पर यूनिट में है, ये भी पर यूनिट में है, तो ये पर यूनिट में आया। अब इसको हमको तो आंसर एक्चुअल वैल्यू में चाहिए, तो हम जानते हैं कि जो VSC एक्चुअल जो होगा अपान VSC बेस, ये क्या होगा VSC पर यूनिट वैल्यू, यही तो होगा। और हमको एक्चुअल वैल्यू चाहिए, तो VSC एक्चुअल, ये VSC पर यूनिट इंटू VSC बेस, और ये डेल्टा कनेक्शन है, तो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम होंगे। और डेल्टा साइड में जो वोल्टेज दिया है वो 11 kV दिया है। देखिए डेल्टा साइड में जो वोल्टेज दिया है HV साइड में वो 11 kV दिया है, तो यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 225 इंटू 10⁻⁴ माइनस 11 kV, 11 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से देख लीजिए 11×5 = 55, 11×2 = 22, तो 5 27 7 2, 11×2 = 22 2 24, और यहाँ से 10⁻⁻1, तो ये कितना आ गया 247.5 वोल्ट आ गया। तो जो वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करेंगे अंडर शॉर्ट सर्किट वो कितना आएगा 247.5 वोल्ट होगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है यहाँ से, तो इसलिए इसका ऑप्शन आपका क्या करेक्ट होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये ऑटो ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है कि 400 स्लैश 100 वोल्ट 10 kVA two winding transformer is reconnected as a auto transformer across a suitable voltage source, the maximum rating of such a arrangement would be। तो देखिए एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है और ये स्टेप डाउन है, ये एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। ठीक है, और ये है 400/100 वोल्ट। ठीक है, और इसकी रेटिंग दी है 10 kVA। सपोज करिए ये A टर्मिनल है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसको हम एज ए ऑटो ट्रांसफार्मर जब कनेक्ट करें तो उसकी मैक्सिमम केवीए रेटिंग कितनी होगी। तो देखिए ये है आपका 10 kVA का, और इसकी रेटिंग है 400 वोल्ट बाई 100 वोल्ट। तो IHV मतलब इस साइड में जो करंट फ्लो होगी, और एज पर लेंज लॉ करंट इसमें ऐसे फ्लो होनी चाहिए। अगर ये करंट इंटर द डॉट है
तो दूसरे कॉइल में करंट क्या होनी चाहिए, मस्ट बी लीव द डॉट होनी चाहिए। तो एचवी साइड में जो करंट हो जाएगी, मतलब ए बी साइड में, वो हो जाएगी 10 × 10⁻³ बाई 400। तो यह 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पे जो करंट आएगा आपका 25 एम्पियर आ जाएगा, 25 एम्पियर। और इस साइड में जो करंट आएगा वो कितना आ जाएगा, 10 × 10⁻³ डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से देखिए तो 2 जीरो से जो 2 जीरो कट गया, और इसमें जो करंट आएगा वो आएगा 100 एम्पियर। इसका मतलब ये जो करंट है ये 25 एम्पियर है, और ये जो है 100 एम्पियर है। और वी नो दैट इन ऑटो ट्रांसफार्मर, इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम केवीए रेटिंग, वी शुड ऐड द ट्रांसफार्मर इन एडिटिव पोलैरिटी। तो हमको ट्रांसफार्मर को एडिटिव पोलैरिटी में ऐड करना होगा। तो ये आपका ये वाला वाइंडिंग हो गया, ये ए टर्मिनल और ये बी टर्मिनल, और इसका डॉट यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ का वोल्टेज कितना है, 400 वोल्ट। तो दूसरा वाइंडिंग को हम ऐड करेंगे, सेकेंडरी वाला वाइंडिंग इस पे ऐड करेंगे, ये सी डी वाला एडिटिव पोलैरिटी में। तो इसका मतलब दूसरा डॉट को हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये सी होगा, ये डी होगा, और यहाँ का जो वोल्टेज है ये कितना है, 100 वोल्ट है। तो अब एडिटिव पोलैरिटी भी बनानी है, और हमको जो टर्न्स रेशियो ऐसा रखना चाहिए, शुड बी क्लोज टू 1। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा ये 400 वोल्ट हो गया, और यहाँ पे जो ओवरऑल वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा, 500 वोल्ट आएगा। यहाँ पे टोटल वोल्टेज कितना आ गया, 500 वोल्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए, तो इस वाइंडिंग ए बी में जो करंट है ए टू बी फ्लो हो रहा है, ए टू बी 25 एम्पियर, और डी टू सी जो करंट फ्लो हो रहा है वो आ रहा है 100 एम्पियर। और सपोज करिए यहाँ पे लोड कनेक्टेड है। तो यहाँ से देखिए ये 100 है, ये 25 है, तो इनपुट में करंट कितनी आएगी, 100 + 25 दैट इज 125 एम्पियर। तो आउटपुट केवीए, यही तो ऑटो ट्रांसफार्मर का आउटपुट केवीए शुड बी इक्वल टू इनपुट केवीए। तो आउटपुट केवीए देखिए कितना है, 500 × 100। तो इसका मतलब ये कितना आ गया आपका, 50 केवीए आ गया, 50 केवीए आ गया। और देखिए इनपुट क्वेश्चन सही है कि नहीं है, तो यहाँ से इनपुट केवीए भी चेक कर लेते हैं। तो ये 400 × 125, तो देख लीजिए कितना आएगा, 400 × 125 करेंगे तो देखिए 4 × 5 = 20, 4 दूना 8, 2 10, और 4 × 1 = 4, 1 5, और 2 जीरो और, तो ये 3 10⁻³ में चला गया, तो ये 50 केवीए आएगा। तो देखिए, तो इसका मतलब जो मैक्सिमम केवीए रेटिंग होगी ऑटो ट्रांसफार्मर की वो कितनी आएगी, 50 केवीए। तो इसका ऑप्शन ए होगा। देखिए एग्जाम में या तो आप ऐसे जाइए, या फिर हमको मैक्सिमम केवीए चाहिए तो डायरेक्ट आप फार्मूला भी लगा सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका देखिए फार्मूला जो होता है एस ऑटो, मतलब ऑटो की जो केवीए रेटिंग है वो होती है ए ऑटो, मतलब टर्न रेशियो ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर डिवाइड बाई टर्न्स रेशियो ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर -1 इंटू S2 वाइंडिंग। बट ये जब हमको ऑटो ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम केवीए रेटिंग फाइंड आउट करनी हो तभी के लिए ये फार्मूला वैलिड है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो हमको क्या चाहिए, टर्न्स रेशियो चाहिए, और टर्न्स रेशियो शुड बी क्लोज टू 1। तो यहाँ से टर्न्स रेशियो यहाँ से निकालेंगे ए ऑटो की वैल्यू, तो ए एच बी बाई वी एच बी बाई वी एल वी, मतलब 500/400 होगा, दैट इज 5/4 इसका टर्न्स रेशियो आएगा। तो यहाँ से इसको देख लीजिए, तो ये 5/4 डिवाइड बाई 5/4 -1, और टू वाइंडिंग की रेटिंग कितनी है, 10 kVA है। तो यहाँ से देख लीजिए 5/4 और 5 - 4/4 इंटू 10 kVA। तो यहाँ से देख लीजिए, तो ये 1/4 होगा नीचे वाला, ठीक है, दैट इज ये 5/4 डिवाइड बाई 1/4 इंटू 10 kVA। तो ये 1/4 से 1/4 कट जाएगा, तो ये कितना आएगा, 50 kVA आएगा। तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन ये बेसिक मतलब नॉर्मल प्रोसीजर है, जिससे आपका क्वेश्चन कभी भी गलत होने के चांसेस नहीं होंगे। तो इसलिए मैं मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप ऐसे सॉल्व करें। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, 50 kVA, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये है इंडक्शन मशीन का सवाल, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए सेंटर जीरो ammeter connected in the rotor circuit of a 6 pole 50 Hz slip ring induction motor makes
जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है उसका जो रोटर है 50 कंप्लीट ऑक्सीलेशन कर रहा है इन 1 मिनट। दैट मीन्स कि अगर हम साइकिल पर सेकंड निकाल लें इसका, तो वही उसकी रोटर की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं क्वेश्चन में, इन 1 मिनट इन आरपीएम। अब कहा था कि इन आरपीएम द रोटर की स्पीड आरपीएम में कितनी होगी, एंड स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर आर रिस्पेक्टिवली। स्टेटर का फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर कितना होगा ये हमको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन में जो डेटा दिया है उसको लिख लेते हैं। तो ये 6 पोल की मशीन है, फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज है, और स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन है, स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन है। तो कह रहा है कि रोटर जो है 45 ऑक्सीलेशन कर रहा है या साइकिल कर रहा है इन 1 रिवॉल्यूशन 1 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन या ऑक्सीलेशन कर रहा है, 45 ऑक्सीलेशन। तो 1 सेकंड में जो ऑक्सीलेशन होगा वही क्या हो जाएगी, रोटर की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। दैट इज 45/60, 45/60। तो यहाँ से देख लीजिए 5×9=45 और ये 12, दैट इज 3/4 हो गया, दैट इज 0.75 हर्ट्ज इसकी रोटर की फ्रीक्वेंसी हो गई। अगर हम यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, रोटर जो सिंक्रोनस स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 120 F/P, दैट इज 50/6। तो ये 6×2=12, दैट इज 1000 आरपीएम आ गया। तो हम रोटर की स्पीड निकालेंगे, NR बराबर 1 - S × NS। तो ये इसका मतलब हमको स्लिप भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से 1 - S × NS की वैल्यू 1000 आरपीएम, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब स्लिप चाहिए। अब स्लिप क्या होती है, तो ये आपकी रोटर फ्रीक्वेंसी FR की वैल्यू है। ये FR हम जानते हैं, FR इक्वल टू S इंटू जो स्टेटर की फ्रीक्वेंसी है, S टाइम्स ऑफ स्टेटर फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ से स्लिप कितनी हो जाएगी, 0.75/50 हो जाएगी, 0.75/50 हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 75 × 10⁻⁻2 डिवाइड बाई 50। तो ये देख लीजिए, 5 एकम 5 और 5 दिया 5 एकम, देखिए ये 10 हो गया, और 5 एकम 5 और 2 बचा 25, 1.5 × 10⁻², या फिर हम इसको लिख सकते हैं 0.015, है ना। तो स्लिप की वैल्यू आई 0.015, स्लिप की वैल्यू आपकी आई 0.015। तो यहाँ पे पुट कर देंगे एनआर इक्वेशन 1 में, तो 1 - 0.015 इंटू 1000। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, और 9 में से 1 गया 8, और ये 9, और यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, और ये 1000 का इसमें मल्टीप्लाई। तो रोटर की स्पीड कितनी आ रही है, 985 आरपीएम आ रही है। तो रोटर की जो स्पीड है वो 985 आरपीएम आई। तो 985 आरपीएम आ रही है, तो ये ऑप्शन भी गया, और इसमें भी 985 दिया, इसमें भी 985 दिया, 985 दिया। अब दूसरे केस में क्या कर रहा है कि द स्पीड, हमको क्या बताना है, स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड, स्पीड ऑफ द स्टेटर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर आर कितना होगा। तो देखिए बेसिकली इंडक्शन मशीन में होता क्या है, सॉरी, यहाँ पे देखिए हमको बताना है स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर बताना है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा सपोज करिए ये स्टेटर है, ये आपका स्टेटर है, ठीक, और ये रोटर है। ठीक है, ये रोटर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको 3 फेज सप्लाई दिए इंडक्शन मशीन को। हम जानते हैं कि जब हम 3 फेज सप्लाई देते हैं इंडक्शन मशीन को, तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, और वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एट सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करना चालू करती है। अब ये रोटर जो है, जैसे ही ये सिंक्रोनस मशीन रोटेट करेगी, तो इसके जो फील्ड होगी ये रोटर के कंडक्टर को कट करेगी, और एज पर लेंज लॉ, इन ऑर्डर टू अपोज द motion or relative displacement between the stator
and rotor stator field and rotor conductor, rotor will start rotating in the direction of rotating magnetic field at the speed of nr speed. ठीक है, तो रोटर भी क्या करता है, nr स्पीड से रोटेट करना चालू कर देता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कर रहा है, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे आप यहाँ पे ऑब्जर्वर रोटर पे बैठ जाए और इस फील्ड को देखे, तो ये फील्ड आपकी 1000 आरपीएम से रोटेट हो रही है, ये 1000 आरपीएम से जा रही है, और रोटर की स्पीड कितनी है, यहाँ से देखिए 985 आरपीएम है, रोटर की स्पीड कितनी है, 985 आरपीएम है। ठीक है, 985 आरपीएम है, तो जब आप इसको देखेंगे तो आपको ये स्पीड कितनी नजर आएगी। देखिए, जब आप स्टेटर पे होंगे तो ये आपको 1000 आरपीएम से दिखेगी, बट आप भी मोशन में हो और ये 1000 के स्पीड से रोटेट हो रहा है, तो आपको स्पीड कितनी दिखाएगी, 1000 माइनस 985, दैट इज एनएस माइनस एनआर दिखेगी, दैट इज 15 आरपीएम। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, सपोज करिए कि एक गाड़ी है, ठीक है, उसकी स्पीड है 1000 आरपीएम, मतलब ऐसे जा रहा है आरपीएम या इसकी स्पीड है, और आप हैं यहाँ पे, आप चल रहे हैं 985 से। तो अगर सपोज करिए आपकी स्पीड जीरो होती, सपोज आप इस स्टैंड स्टिल पे हैं, जीरो पे, आपकी कोई स्पीड नहीं है, तो ये आपको 1000 आरपीएम की स्पीड से दिखेगा। बट जब आप भी चलना चालू कर दोगे तो स्पीड इसकी स्पीड कम दिखेगी ना, क्योंकि आप 985 आरपीएम से चलोगे, तो जो स्पीड डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कम होगा ना, दैट इज 1000 माइनस 985, दैट इज 50 आरपीएम स्पीड दिखेगी, 15 आरपीएम। ठीक है, तो इसलिए इसका देखिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ये भी नहीं है, और इसमें 15 आरपीएम है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि निग्लेक्टिंग द शंट ब्रांच फ्रॉम द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मशीन, द स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क विल अकर। हमको बताना है कि स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क, और इंपॉर्टेंट डेटा में क्या है कि शंट ब्रांच फ्रॉम द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मशीन इज नेग्लेक्टेड। देखिए, बेसिकली जो इंडक्शन मशीन को ये इक्विवेलेंट सर्किट अगर मैं बनाऊं, तो ये होता है R1 स्टेटर साइड में, JX1, और सपोज ये यहाँ का वोल्टेज होता है E1। ठीक है, और यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज सपोज करिए VS है। ठीक है, और ये यहाँ पे वोल्टेज है E2, SE2, R2, और ये होता है आपका SX2। ठीक है, और ये शॉर्ट सर्किट। और क्वेश्चन में बोला कि शंट ब्रांच निग्लेक्टेड है, शंट ब्रांच निग्लेक्टेड का मतलब जो यहाँ पे RC और JXM होता है, ये निग्लेक्टेड है क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए तो FS है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, बट ये रोटर है, ये स्टेटर पार्ट है, और ये पार्ट क्या है, रोटर है, इसकी फ्रीक्वेंसी FR है। तो ट्रांसफार्मर में तो ऐसा नहीं होता था कि हमको दोनों साइड की जो फ्रीक्वेंसी होती थी सेम होती थी, बट यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग है। तो अगर हमको इसको इधर साइड में रेफर करना है सर्किट को, अगर इस साइड को हमको सप्लाई साइड में अगर रेफर करना है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से सपोज करिए रोटर करंट में करंट जो है I2 फ्लो हो रही है, तो अगर यहाँ पे अगर एक KVL लिखें तो SE2 इक्वल टू होगा R2I2, और ये JSX2 है, तो प्लस JSX2 इंटू I2 होगा। तो हमको इसके फ्रीक्वेंसी मैच करानी है, तो स्लिप को क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो E2 इक्वल टू R2 बाई S I2, और ये S से S कट कट जाएगा, तो JX2 I2 हो जाएगा। इसका मतलब इस इक्विवेलेंट सर्किट को हम कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे वोल्टेज एक E2 हो गया, एक E2 हो गया, और ये यहाँ पे इसका रिएक्टेंस X2 हो गया, और अभी ये जो वेरिएबल हो गया, ये रेजिस्टेंस R2 बाई S हो गया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस स्लिप के साथ वैरी हो रहा है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस स्लिप के साथ वैरी हो रहा है। अगर सपोज करिए मैं ये 1:1 का, इनमें जो टर्न्स रेशियो 1:1 का है, तो ट्रांसफर करेंगे तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। दैट मीन्स कि अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये E2 हो गया है ना,
यहाँ पे ये E2 हो गया और ये R2 बाई एस हो गया और यहाँ से ये यस हट जाएगा। अगर ये वाला हम बनाएंगे तो सर्किट तो ऐसी होगी ना, ठीक है। तो अगर हम इसको इधर रेफर करेंगे तो यहाँ से ये सर्किट का जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा ये R1 होगा, ये JX1 होगा और ये आपका E1 बराबर E2 हो गया, क्योंकि मैंने टर्न्स रेशियो 1:1 कर लिया है, ठीक है। और ये आपका हो गया X2 और ये हो गया आपका R2 बाई एस हो गया और यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज V1 है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बताना है कि मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा, वो हमें कंडीशन बतानी है सो दैट टॉर्क विल बी मैक्सिमम। तो देखिए जो मैक्सिमम टॉर्क होता है, ठीक है, देखिए जो टॉर्क इक्वेशन होती है TD, वो होगी डेवलप्ड टॉर्क इनटू स्पीड ओमेगा आर। इसका मतलब इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम टॉर्क, जो डेवलप्ड पावर होनी चाहिए वो भी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम डेवलप्ड पावर, इसका मतलब हम यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगा सकते हैं। तो सो इन ऑर्डर टू गेट maximum torque Tmax, we can apply maximum power transfer theorem। तो एज पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होगा, ये सपोज करिए आपका RL डैश है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, मॉड ऑफ जेड टी एच के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, RL डैश की वैल्यू क्या है, R2/S इक्वल टू जेड टी एच, मतलब R1 √ R1 स्क्वायर प्लस टोटल रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, X1 प्लस X2 का स्क्वायर, X1 प्लस X2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बताना है वो स्लिप, तो ये स्लिप हो गई एट मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन। तो एस मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, R2/√R1 स्क्वायर प्लस X1 प्लस X2 स्क्वायर होगी। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, तो उस हिसाब से ये बी ऑप्शन आपका मैच होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, उसी तरह का क्वेश्चन है बट अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा बदल गया है। कह रहा है कि विद निग्लिजिबल स्टेटर इम्पिडेंस, मतलब पूरा R1 को भी जीरो कर लिया, X1 को भी जीरो कर लिया और RC और JXM को भी निग्लेक्ट कर दिया। क्वेश्चन कहने का मतलब है इसको भी नेग्लेक्ट कर दिया, इतना लाइन का मतलब यही है। द कंडीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ मैक्सिमम पावर इन 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो इस क्वेश्चन में देखिए, तो ये भी गया, ये भी खत्म हो गया, तो केवल आपका क्या बचा, ये X2 बचा और ये R2-S बचा, ठीक है। ये जीरो हो गया, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो इसका मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज आपकी थी V1 या VS, R1 भी जीरो हो गया, X1 भी जीरो हो गया और यहाँ पे आपका JX2 आया। यहाँ से देख लीजिए ये JX2 है और R2/S है, ठीक है, ये R2/S हो गया। तो एक चीज देखिए इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे R2/S फॉर्म का कुछ आ ही नहीं रहा, 1- ऑप्शन में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस R2/S को हमको कुछ इस 1-S के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो देखिए R2/S को में अगर मैं R2 जोड़ दूं और R2 घटा दूं, इस R2/S को मैं लिख रहा हूँ, तो क्या कोई इस पे इफेक्ट पड़ेगा क्या, क्योंकि ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें और इसमें R2 कॉमन ले लेंगे, तो ये आएगा 1-S-1 प्लस R2, दैट इज R2 1-S/S प्लस R2, दैट इज R2/S को हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से देखें तो इस सर्किट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं फर्दर। तो इस सर्किट को कैसे मॉडिफाई करेंगे उसको देख लेते हैं। तो अब देखिए, तो इसमें एक्स्ट्रा R2 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो ये आपका है JX2 और इसमें R2 ऐड हो गया और अब लोड में जो वेरिएबल होगा, जो लोड में वेरिएबल होगा ये आपका V1 है। तो लोड में जो वेरिएबल होगा ये क्या होगा, R2 1-S/S होगा, 1-S/S होगा।
तो इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम डेवलप द मैक्सिमम पावर, ये जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मॉड जेड टी एच के बराबर होना चाहिए, और उस समय ये वी वन क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा आर टी एच फाइंड आउट करने के लिए। दैट इज फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड आर टू, 1 माइनस एस बाई एस शुड बी इक्वल टू मॉड जेड टी एच, दैट इज आर टू स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, आर टू 1 माइनस एस बाई एस इक्वल टू रूट ओवर आर टू स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर। तो इसके लिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, कहता कि इन केस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर शाफ्ट पावर इज 2700 वाट है, 2700 वाट, एंड मैकेनिकल लॉस इज 180 वाट एट स्लिप ऑफ 4%, रोटर ओमिक लॉस क्या होगा। तो देखिए शाफ्ट पावर दिया है, शाफ्ट पावर दैट इज पी एस एच इक्वल टू 2700 वाट। ठीक है, और मैकेनिकल लॉस, मैकेनिकल लॉस या मैकेनिकल लॉस को हम रोटेशनल लॉस भी बोलते हैं, मैकेनिकल लॉस को रोटेशनल लॉस भी बोलते हैं, वो कितना दिया है 180 वाट दिया है, और जो स्लिप है वो है 0.04। हमसे ओमिक लॉस पूछ रहा है कितना होगा, रोटर ओमिक लॉस कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए एक्चुअल में अगर इसका फ्लो पावर फ्लो डायग्राम बना है, तो जो हम पी इनपुट देते हैं वो स्टेटर में देते हैं, तो स्टेटर में इनपुट देंगे तो स्टेटर के कॉपर लॉस होंगे, स्टेटर कॉपर लॉस प्लस स्टेटर कोर लॉस, स्टेटर कॉपर लॉस प्लस स्टेटर कोर लॉस। तो इससे क्या होगा, अब आगे एयर गैप पावर पीजी डेवलप हुई, और यहाँ से आपका क्या होता है पीसी, रोटर कॉपर लॉस, रोटर में जो कॉपर लॉस हुए वो, अब इससे जो पावर डेवलप हुई उसको बोलते हैं डेवलप्ड पावर। अब यहाँ पे आ गया रोटर का सैफ्ट, तो रोटर के सैफ्ट पे क्या होगा, और मैकेनिकल लॉस होंगे या रोटेशनल लॉस, मैकेनिकल लॉस होगा, और ये जो होगी आपकी सैफ्ट पावर होगी। तो अगर इस नोड पे इक्वेशन हम लिखें तो जो डेवलप्ड पावर होगी वो पी मैकेनिकल पावर प्लस सैफ्ट पावर के बराबर होगी। ठीक है, तो अगर हम डेवलप्ड पावर यहाँ से निकाल लेंगे, अब यहाँ से हम डेवलप्ड पावर पीडी निकाल लेंगे, तो पीडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैकेनिकल पावर कितना है 2700 और सैफ्ट पावर है 180, तो यहाँ पे जोड़ दीजिए 0882 वाट, तो 2880 वाट आ गया डेवलप्ड पावर। और हमको एक रिलेशन पता है, हम जानते हैं कि जो एयर गैप पावर होती है पीजी एस टू पीसी एस टू पीडी इक्वल टू 1 एस टू एस टू 1 माइनस एस, हमको पीसी चाहिए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पीसी बाई पीडी इक्वल टू एस डिवाइड बाई 1 माइनस एस, और एस की वैल्यू कितनी है 0.04 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.04, ये आ गया 0.04 डिवाइड बाई 0.96, तो ये दशमलव से दशमलव सेम प्लेस में तो कैंसिल हो जाएंगे, ये आ गया 1/24, ये आ गया 1/24 पीसी बाई पीडी, और पीडी की वैल्यू 2880 है, यहाँ से पीसी पीडी कितना हो जाएगा 2880/24, तो 24 से कम 24, और 24 गुना 48, और एक जीरो बढ़ गया, तो पीसी की वैल्यू कितनी आ रही है 120 वाट आ रही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, कहता कि ए स्क्वायरल केज इंडक्शन मशीन SCIM, स्क्वायरल केज इंडक्शन मशीन ड्राइव्स ए कांस्टेंट लोड, कांस्टेंट टॉर्क लोड, तो जो इंडक्शन मशीन पे जो लोड लगी है वो कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट टॉर्क लोड है। सप्लाई अब कह रहा है कि ऐसा चल रहा था लेकिन अचानक से हमने सप्लाई वोल्टेज को 1/रूट टाइम्स कर दिया उसके प्रीवियस केस से, स्टेटर वोल्टेज पर जो सप्लाई वोल्टेज सपोज VS लगाई गई थी, अब उसको कह रहा है कि VS/√2 हम लगा रहे हैं सप्लाई वोल्टेज, देन स्लीप एंड करंट गेट मॉडिफाइड बाय द फैक्टर, स्लीप और करंट
कितने फैक्टर से मॉडिफाई होंगे ये हमको बताना है। देखिए बेसिकली जो टॉर्क इक्वेशन होती है टीडी इंडक्शन मशीन की, वो होती है 3/ओमेगा एस, 3/ओमेगा एस सप्लाई वोल्टेज वीएस स्क्वायर इंटू R2 डैश बाई एस डिवाइडेड बाई R2 डैश बाई एस का होल स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। और देखिए फॉर द स्टेबल ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मशीन, देखिए अगर इसकी मैं टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक से इसको समझा देता हूँ एक बार ताकि समझ में आए। अगर मैं इसकी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक बनाऊं तो सपोज करिए ये यहाँ पे स्पीड रोटर की 0 है और ये जो पॉइंट है जहाँ पे रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर है। तो जब जहाँ जिस पॉइंट पे रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होगा तो उस पॉइंट पे स्लिप क्या होगी, 0 होगी। और इस पॉइंट पे जो स्लिप होगी एनआर 0 होता है, इस पे स्लिप क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि स्लिप क्या होता है एनएस माइनस एनआर बाई एनएस होता है। तो यहाँ से देख लीजिए जब एनएस एनआर के बराबर होगा तो स्लिप यहाँ पे 0 होगी और इस पे स्लिप 1 होगी। ठीक है, तो उस समय जब हम टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं तो ये जो टॉप स्लिप का ये लीनियर रीजन होता है या बोले तो हाई स्लिप रीजन होता है। सपोज करिए ये पॉइंट है जिसपे मैक्सिमम टॉर्क आ रहा है, उसके बाद से ये इस तरह से 1/s हो जाता है टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो रीजन है ना, ये स्टेबल रीजन होता है, स्टेबल रीजन ऑफ ऑपरेशन। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये कांस्टेंट लोड टॉर्क पे ऑपरेट कर रही है, मतलब कि ये लोड टॉर्क टीएल कुछ ऐसा कांस्टेंट है, ये लोड टॉर्क है। तो इसका मतलब इनिशियली ये जो मशीन है तो समथिंग स्लिप किसी स्लिप पे एस पे काम कर रही है, सपोज करिए स्लिप काम कर रही है, तो ये आपका हाई स्लिप रीजन है। क्योंकि यहाँ पे देखिए तो ये लो स्लिप रीजन है, सॉरी ये आपका 0 to SM क्या है, लो स्लिप रीजन है, लो स्लिप रीजन है। ठीक है, तो अगर स्लिप लो होगी मतलब मशीन आपकी यहाँ पे कहीं स्टेबल ऑपरेशन में ऑपरेट कर रही थी इन स्टेडी स्टेट, तो लो स्लिप रीजन का मतलब है कि R2/S क्या हो गया, बढ़ेगा। अगर स्लिप कम होगा तो R2/S क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये जो होगा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू X2 स्क्वायर के। तो यहाँ से ये X2 स्क्वायर आपका निग्लेक्ट हो जाएगा। तो इससे जो TD जो आएगा वो आएगा 3/ओमेगा एस VS स्क्वायर R2 डैश बाई एस डिवाइडेड बाई R2 डैश बाई एस का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसका ये कट जाएगा, तो TD जो आया ना वो SVS स्क्वायर के बराबर आया, S इंटू VS स्क्वायर के। तो TD की वैल्यू S इंटू VS स्क्वायर के बराबर आई। और ये जो TD है क्वेश्चन में बता रहा है कि ये कांस्टेंट है। तो सपोज करिए कि ये स्लिप S केस 1 में S1 है और जो सप्लाई वोल्टेज है वो VS है। ठीक है, तो यहाँ से एज पर गिवन क्वेश्चन ये कांस्टेंट है तो हम इसको लिख सकते हैं SV S1 का स्क्वायर, और ये केस 2 में S2V S2 का स्क्वायर शुड बी कांस्टेंट, क्योंकि लोड टार्क हमारा कांस्टेंट है। तो देखिए अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कर रहा है कि जो वोल्टेज है वो 1/√2 टाइम्स हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये S1 था इंटू VS1 का स्क्वायर, ये S2 हुआ और ये हो गया VS1/√2 टाइम्स होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से देखिए तो S1 VS1 स्क्वायर बराबर S2 इंटू VS1 स्क्वायर बाई 2 हो गया। तो यहाँ से देखिए तो VS1 स्क्वायर से VS1 स्क्वायर कट गया, तो S2 बराबर कितना आ रहा है, 2S1 आ रहा है। S2 की वैल्यू क्या आ रही है, 2S1 आ रही है। S2 की वैल्यू आपकी 2S1 आ रही है। और करंट की वैल्यू क्या होगी, आपसे करंट भी पूछा है ना क्वेश्चन में, देखिए कि करंट कितने फैक्टर से चेंज होगा, करंट भी बताना है। तो इसमें तो 2 टाइम्स होगा, तो यहाँ से तो बी ऑप्शन नहीं होगा और डी ऑप्शन नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब करंट के लिए देखिए जो करंट रोटर में होती है वो होगी, जो करंट फ्लो होगी वो होगी V1/√ओवर R2 डैश बाई एस का होल स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। और स्टेबल ऑपरेशन के लिए ये R2 डैश बाई एस इज ग्रेटर देन X2 स्क्वायर, तो X2 स्क्वायर को हम क्या करेंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा V1/R2 डैश बाई एस होगा, दैट इज SV1/R2 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो करंट है वो प्रोपोर्शनल है S इंटू
एस वी वन या V1 क्या सप्लाई वोल्टेज ही है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं I2/I1 इक्वल टू S2/S1 इंटू V1 डैश/V1। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए आपका S2 की वैल्यू यहाँ से 2S1 आई है डिवाइड बाई S1, और जो सप्लाई वोल्टेज है उसको क्या की गई है V1/√2 टाइम्स कर दी गई है डिवाइड बाई V1। तो यहाँ से देखिए, तो V1 से V1 कट गया, S1 से S1 कट गया, तो ये आया 2/√2। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 1/√2 है, √2 है, 2 है, 2/√2 तो ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका आ गया 2√2, और √2 क्या हो गया, 2 हो गया, तो ये 2 से 2 कट गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो इसका मतलब जो करंट इन केस 2 होगा वो √2 टाइम्स होगा करंट इन केस 1। तो अगर सप्लाई वोल्टेज को हम कम कर रहे हैं तो हमारी करंट क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, करंट हमारी बढ़ जा रही है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्लिप हमारी 2 टाइम्स हुई थी और करंट √2 टाइम्स बढ़ेगी, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। इसका मतलब देखिए यहाँ पे स्लिप 2 टाइम्स हुई और करंट √2 टाइम्स या √2 फैक्टर से इंक्रीज होगी, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये थे टोटल 20 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन में काफ़ी कंसेप्चुअल थे। आपको काफ़ी कंसेप्चुअली बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी। और आप ये मत सोचिए कि आपके एग्जाम में इतने बड़े लेंथी क्वेश्चन आएंगे। इससे आपको क्वेश्चन में अप्रोच, इजी क्वेश्चन में कैसे अप्रोच लगाना है वो भी इस तरह के क्वेश्चन से आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी हमारे इस लेक्चर को शेयर करें। थैंक यू।